एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक स्नो एरिया दिखाई जाता है। उसके अंदर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरे रूप से इंजर्ड होता है। और वो जब अपनी टीम को देखता है तो पूरी तरह से मारी जा चुकी होती है। ये सब देख कर वो सोचता है कि मेरी जो इनर पावर है वो भी काम नहीं कर रही। इसका मतलब ये मेरा अंत है। और वो सामने वाले बंदे को देख कर ही बोलता है कि तुम बस मुझे मार डालो, नॉर्थन पैलेस मास्टर। और हम कहते हैं उसके सामने हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है। और वो आगे की ओर आते हुए बोलता है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसे क्यों मारा। फिर हमारा जो सीन है यहाँ से फ्लैशबैक के अंदर जाता है। हम देखते हैं जो दो ग्रुप होते हैं यहाँ पे आपस में फाइटिंग है वो कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डेडली बैटल है वो यहाँ पे चल रही होती है। तभी उनमें से एक जो लीडर बंदा होता है एक ग्रुप का, वो बोलता है हमें बस कुछ समय तक होल्ड बैक वो करना है, जल्दी हमारी मदद करने के लिए एक टुकड़ी है वो आ जाएगी। तभी सामने की ओर से एक मिस्टीरियस बंदा है वो निकलता है और बोलता है, आखिरकार तुम किन बंदों की उम्मीद है वो कर रहे हो। और उसके हाथ में कुछ बंदों की मुंडियाँ होती है, यानी जो रिइंफोर्समेंट इनकी हेल्प करने के लिए आने वाली थी वो सारी पहले ही मारी जा चुकी है। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये मुरीम अलायंस का लीडर होता है जिसे कि फर्स्ट हेवनली पेनिट्रेट सोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका रियल नाम होता है डेमचुक। तभी हम देखते हैं कि वो फाइट और टेंस होती है उससे पहले ही बग्गी के अंदर से एक लेडी बाहर निकलते हुए बोलती है, क्या तुम लोग रुक गए वो नहीं सकते। और हम देखते हैं कि लेडी को वहाँ पे आता देख करके जो सभी बंदे हैं उन सभी को चारों ओर से सराउंड है वो कर लेते हैं। और हमें पता चलता है ये लेडी और कोई नहीं, मोरियम अलायंस लीडर की डॉटर होती है। और मोरियम अलायंस लीडर बोलता है कि जो गलतियां हैं वो सभी लोग करते हैं, जिस प्रकार से तुमने की, तुमने मुझे धोखा दिया और घर से भी भाग गई, लेकिन हर किसी को अपनी गलती सुधारने का और अपनी गलतियों को माफ़ करने का कम से कम एक मौका है वो मिलना चाहिए। तुम्हारे फादर होने के नाते मैं तुम्हें एक लास्ट मौका देता हूँ और ये तुम्हारा लास्ट चांस होगा रिटर्न होने के लिए। तुम अभी भी अपनी जो चॉइस है उसे चेंज कर सकती हो और हमारी ओर आ सकती हो। तो लेडी बोलती है कि अगर आप इन सभी को छोड़ दें तो मैं आपकी तरफ आ सकती हूँ, लेकिन उसे पता था ऐसा कुछ भी है वो नहीं होने वाला। तो वो बोलती है ठीक है, तो मैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा फादर, मैं इन लोगों के साथ में ही वो रहूँगी। यह सुनने के बाद में उसके फादर है उसे बड़ा ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी ज़्यादा जिद्दी वो निकलोगी। और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उसे वहीं पे पेनिट्रेट वो कर देते हैं। और ये देख करके जो बाकी सभी लोग होते हैं वो अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तभी जो मोरियम अलायंस लीडर होता है वो बोलता है, इन सभी लोगों को एलिमिनेट है वो कर दो। और फिर से एक और जो खूनी जंग है वो छिड़ जाती है। जो रिमेनिंग लोग होते हैं वो धड़ाधड़ मरने लगते हैं। और इधर हम उस लेडी को देखते हैं, वो मरते हुए सोचती है अपनी अंतिम पलों के अंदर कि मैंने तुमसे वादा वो किया था कि मैं लौट करके आऊँगी, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने वादे को निभा नहीं पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसे पक्का निभाने की कोशिश वो करूँगी। फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है नॉर्थन पैलेस मास्टर की ओर, जिसे ये सूचना मिलती है जो भी टीम नेगोशिएशन करने के लिए गई थी मुरीम अलायंस लीडर के द्वारा उसे मार दिया गया है। यहाँ तक कि जो लेडी यूइन है वो भी मारी जा चुकी है। यह सुनने के बाद में जो नॉर्थन पैलेस मास्टर होता है सियोल मुडोक, वो अपने पावर को अनलेस करते हुए बोलता है, ये चीज़ माफ़ी के लायक नहीं है, इस चीज़ के लिए मैं उन्हें माफ़ वो नहीं करूँगा। उनमें से एक एक लास्ट बंदा मैं उन सभी को इस मैप से मिटा करके रहूँगा। और वो बोलता है अपनी टीम को गैदर करके हम लोग जो सेंट्रल पैलेस है वहाँ पे जा रहे हैं। फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम के अंदर, जहाँ पे जो मुडोक है वो पूछता है कि आखिरकार तुमने उसे क्यों मारा। तो यहाँ पे जो मुरीम अलायंस लीडर है वो हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं मुरीम अलायंस का लीडर हूँ और मेरी डॉटर ही तुम जैसे बारबेरियन के साथ गेम खेलती है, तो उसे उसका मरना तो पक्का था। मैं ये गलती कभी भी नहीं कर सकता था कि मैं उसे जिंदा है वो छोड़ दूँ। और वो हंसते हुए बोलता है, अब माना कि तुमने पूरे एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल है वो पा लिया, लेकिन जिस चीज़ को तुम सबसे ज़्यादा चाहते थे अब तुम्हारे पास वो है ही नहीं। और हम देखते हैं कि जो मूडोग है उसके ऊपर अटैक करके उसके सीने को आर पार छल्ली है वो कर देता है। मुरीम अलायंस लीडर की जो मेमोरीज है वो फ्लैशबैक है वो होने लगती है और वो सोचता है कि ये चीज़ इस प्रकार से अंत हुई, मेरी प्यारी बेटी जिसके साथ मैंने अपना अच्छा बचपन है वो बिताया था और वो मेरे द्वारा ही पाल करके बड़ी की गई थी, बस एक छोटे से आर्ग्यूमेंट के कारण उसने मुझे धोखा दे दिया और घर छोड़ के वो चली गई और जाकर के जो मूडोग है उससे मिल गई। फिर अंततः इन बारबेरियन के कारण मुझे अपनी जो डॉटर है उसे भी सेक्रीफाइस वो करना पड़ा। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। फिर हमें बताया जाता है उस नाइट के बाद में जो मोरियम अलायंस लीडर की जैसे ही मौत हुई तो 6 सालों से चली आ रही लंबी जो ब्लड बैटल है उसका भी अंत है वो हो चुका है।
और जो नॉर्थन सी पैलेस का पैलेस मास्टर है उसने अनकॉन्शियसली पूरे सेंटर प्लेनेट के ऊपर अपना कब्जा है वो कर लिया है। उस दिन जब उसने यहाँ पे मूरियम अलायंस लीडर को मारा तो उसके चेहरे के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी इमोशन शो नहीं हुई। उसने बस सिंपली जो मून है उसे ही निहारता रहा। फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है कुछ समय बाद में। हम देखते हैं जो मुडोक है वो एक फ्लोर को देखकर ही काफ़ी ज़्यादा स्माइल वो दे रहा होता है, खुश होता है कि तुम्हारे जाने के बाद में सिर्फ यही चीज़ है जो तुम मेरे लिए छोड़ करके गई हो। फिर हमारा सीन थोड़ा फ्लैशबैक के अंदर जाता है और हमें पता चलता है जो यूइन है वो यहाँ पे मुडोक को गागा नाम से बुलाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे मुडोक काम कर रहा होता है तो पीछे की ओर से जो यूइन है उसे गागा करके बुलाती है और हम देखते हैं उसके हाथ में वही फ्लोर होता है। और यहाँ पे मुडोक पूछता है यार क्या मैटर है, तो जो यूइन है वो बताती है तुम्हें देख रहे हो ये आखिरकार जो फूल है वो खिल गया, इसे लोटस ऑफ लव कहा जाता है। अब ये देख करके तो मुडोक भी हैरान होता है और बोलता है क्या लोटस ऑफ लव, ये तो फ्लोर वही है ना जब दो ट्रू लव करने वाले लोग पास में होते हैं तो ये ग्लो करता है। तो यूइन काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए बोलती है गागा हाँ ये वही है, मुझे तुम्हारी फीलिंग के ऊपर कभी भी डाउट है वो नहीं था, लेकिन मुझे कभी कभी लगता था कहीं ये वन साइडेड प्रेम तो नहीं, लेकिन जैसे ये फूल ब्लो हुआ है मैं समझ गई इसकी जो ब्यूटीफुलनेस है वो हमारे प्यार को दिखाती है। गागा अब ये पूरी तरह साबित हो चुका है कि आप भी मुझसे ट्रू लव है वो करते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मुडोक है उसे गले लगाते हुए बोलता है कि अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा तो किससे करूँगा यूइन। और ये कुछ हसीन पल होते हैं जो उन लोगों ने काफ़ी साथ में गुजारे होते हैं। उसे नहीं पता था कि एक छोटे से फूल खिलने के कारण यूइन इतनी ज़्यादा खुश है वो हो जाएगी। और प्रेजेंट टाइम के अंदर हम देखते हैं कि अब यूइन के जाने के बाद में मुझे लगता है उसकी याद में ये जो फ्लोर है मुझे पूरे गार्डन के अंदर लगा देने चाहिए। और उस फूल को देखते हुए वो बार बार बस यूइन को याद किया जा रहा होता है और सोचता है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ उसे बुलाने की, लेकिन मैं उसे बुला है वो नहीं पाता। लेकिन अगले ही पल कुछ मिस्टीरियस सी चीज़ होती है, जो लोटस ऑफ लव फ्लोर है वो फिर से ग्लो है वो करने लगता है। ये देख करके वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और अपने शेडो को बुलाते हुए बोलता है कि शेडो तुम्हारे लिए एक काम है, इस कॉन्टिनेंस के एक एक कोने पर ऐसे बंदे को ढूंढो जो कि मुझे एक्सप्लेन कर सके ये चीज़ यहाँ पे क्या चल रही है, चाहे इसके लिए तुम्हें इस देश का, इस कॉन्टिनेंट का या इस पूरे वर्ल्ड का एक कोना कोना क्यों ना छानना पड़ जाए, उन सभी एक्सपर्ट को यहाँ पे बुलाओ जो मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है कुछ दिन बाद में। हम देखते हैं कि देश के कॉन्टिनेंट के हर एक कोने कोने से जो माहिर एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस पैलेस में आकर के इकट्ठा हुए होते हैं ताकि वो बता सकें आखिरकार वो फ्लो है वो ब्लो अप है वो क्यों हुए होते हैं। लेकिन सभी को नहीं पता होता कि भाई क्या रीज़न है इन्हें यहाँ पे बुलाने का। तो इन सभी को गार्डन के अंदर बुलाया जाता है और जैसे ये गार्डन की ओर जाते हैं तो ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि गार्डन के अंदर लोटस ऑफ लव पूरा गार्डन इसी से भरा होता है। नॉर्मली एक जो लोटस ऑफ लव है वो भी देखना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा गार्डन है। जो भी एक्सपर्ट होते हैं ये देख कर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ज़िंदगी के अंदर एक भी लोटस ऑफ लव वो भी खिला हुआ देखना सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा गार्डन है। और कुछ बंदे उसका एनालाइज करते हुए बोलते हैं ये तो वाकई में लोटस ऑफ लव है, जो चीज़ हम लोगों ने सुनी थी ये तो रियल है, इस बात पे कोई भी डाउट नहीं ये लोटस ऑफ फ्लोर है। लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रेयर है, मैंने तो कभी भी नहीं सुना इतने सारे लोटस ऑफ फ्लोर एक साथ कभी खिले होंगे। तभी पीछे की ओर से हम देखते हैं जो मुडोक है वो आता है। तभी जो मुडोक है वो आकर बोलता है क्या तुम सभी लोगों को ये फ्लोर पसंद आए। तभी उनमें से एक बंदा है वो पूछता है कि हाँ ये जो फ्लोर है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आखिर आप कौन हैं। तो जो मुडोक है वो बोलता है मेरा नाम सियोल मुडोक है और मैं इस गार्डन का ओनर हूँ। ये सुनते ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, सियोल मुडोक नॉर्थन सी पैलेस का पैलेस मास्टर नहीं है क्या, आखिरकार ये सेलेस्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, इतना हाई लेवल का बंदा किससे सच्चा प्यार कर सकता है, लोटस ऑफ लव को ब्लो भी करा सकता है। तभी जो मुडोक है वो बोलता है कि मैं जिससे प्यार करता था उसने और मैंने मिल करके इन सभी फूलों को खिलाया है, लेकिन एक बार जब मेरी लवर डेड हो गई मतलब मर गई तो उसके बाद में ये सभी फूल भी मर गए थे। लेकिन पता नहीं किस कारण से अचानक से ये सभी फ्लोर कुछ दिन पहले रिवाइव हो गए। ये सुनकर ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्या मरे हुए फूल वापस रिवाइव हो सकते हैं। मतलब किसी को भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। तो मुडोक बोलता है कि ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये सुनने के बाद में सभी लोग अपने अपने आइडिया लगाने लगते हैं कि इस प्रकार का मिस्टीरियस फिनोमेना आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो एक बंदा कंक्लूजन पे पहुंचता है तब तो एक ही पॉसिबिलिटी वो हो सकती है। तो इस बंदे के पास में मुडोक आते हुए बोलता है
आखिरकार कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो बंदा बताता है ये तभी हो सकता है जबकि वो पर्सन किसी और की बॉडी के अंदर रीबॉर्न हुआ हो। अगर दूसरे वर्ड के अंदर कहूँ, उसने दूसरी बॉडी के अंदर रिकार्नेट हुआ हो, तभी जो तुम्हारा प्यार है वो जीवित रह सकता है और ये जो फ्लोर है वो ग्लो है वो कर सकते हैं, यानी कि जो तुम्हारी लवर है वो रिकार्नेट हो चुकी है। तो मुडोक काफ़ी ज़्यादा सीरियस लुक के साथ पूछता है कि सीरियसली ये चीज़ पॉसिबल है। तो पर्सन बोलता है कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो ये चीज़ तो किसी चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि आखिर ये जो लोटस ऑफ लव है वो क्यों खिला है, ये कभी भी दोबारा वो नहीं खिलता। यह सुनने के बाद में जो मुडोक है वो मन के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। रिकार्नेशन, आखिरकार फाइनली मेरे को एक होप है वो नज़र आ गई। मैंने पूरे एंटायर सेंट्रल पैलेस को यूनिफाई वो कर लिया है। अब मेरे पास कोई भी जगह या फिर कोई भी काम है वो करने को नहीं बचा। मैंने सब कुछ अचीव वो कर लिया है, लेकिन फिर भी मेरे दिल के कोने में इम्पर्टिनेस जो जगह है वो रहती है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे पास इतने दिनों तक जीने का कोई भी आसरा है वो नहीं था, लेकिन अब मेरे को एक गोल मिल चुका है कि मैं तुम्हें फिर से ढूंढूंगा और इन सभी फ्लोर को और भी ज़्यादा ग्लो वो कराऊंगा। मैंने पिछली बार तो तुम्हें खो दिया था, लेकिन अब मैं अपना पूरा 100% दे करके तुम्हें नहीं खोने वाला। तो यहाँ पे जो मुडोक है उस एक्सपर्ट से पूछता है कि आखिरकार मैं उसे किस प्रकार से फाइंड है वो करूँगा, क्या तुम इस चीज़ को भी एक्सप्लेन वो कर सकते हो। तो वो ओल्ड मैन एक्सप्लेन कराते हुए बताता है जो लोटस ऑफ लव है वो और भी ज़्यादा ग्लो करते हैं अगर जो दो लवर्स हैं सेम जगह के ऊपर हो तो। अगर आप इस फ्लोर को ले करके पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ढूंढे और जहाँ पर भी ये ग्लो करने लग जाए तो आप समझ जाना आपके आसपास ही आपकी जो लवर है। तभी जो मुडोक को याद आता है जब पहली बार यूइन खुश हुई थी और इस फ्लोर को लेकर के आई थी तो वो फूल उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा था, यानी कि ये भी इस फ्लोर का एक यूनिक मेथड है जिसके द्वारा मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। तो मुडोक पूछता है लेकिन आखिरकार मैं उसे ढूंढूंगा कैसे, ये फ्लोर हर जगह तो ट्रेवल हो नहीं सकता। तो वो एक्चुअली बताता है कि अगर आप इसे एक जेट पेंटन के अंदर कैरी करें तब भी ये अपनी जो गुण होता है उन्हें खोएगा नहीं और आपको उसी प्रकार से रिजल्ट देगा जिस प्रकार से अगर आप यहाँ पे इसे देख पा रहे हो। ये सुनने के बाद जो मुडोक है पीछे की ओर मुड़ते हुए बोलता है ठीक है मैं तुम्हें सारे काम की जिम्मेदारी वो दे रहा हूँ, हम 10 दिन बाद में यहाँ से निकलेंगे और सारी की सारी प्रिपरेशन तब तक हो जानी चाहिए। और जो भी बंदा यहाँ पे इस ओल्ड मैन के साथ इस सफ़र के ऊपर निकलेगा और मेरी हेल्प करेगा मेरी लवर को ढूंढने के अंदर, उन सभी को 100 गोल्ड है वो दिए जाएंगे। ये सुनते ही वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि 100 गोल्ड एक बहुत बड़ी रकम होती है। और मुडोक बोलता है कि ठीक है तुम लोग अपनी प्रिपरेशन करो और मैं भी चल करके अपनी प्रिपरेशन करता हूँ। और यहाँ पे जो मुडोक है फिर से काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हुए सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें फिर से वो देख पाऊंगा, लेकिन अगर मुझे एक भी मौका मिलता है तुम्हें देखने का, मैं इस होप को कभी भी मरने वो नहीं दूंगा। मैं कैसे भी करके पूरी कॉन्टिनेंट के ऊपर तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हें प्राप्त करके रहूंगा और इस बार कोई भी गलती है वो नहीं होने वाली। तुम मेरा इंतज़ार करना यूइन। फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है काफ़ी समय बाद में एक बोर्ड के ऊपर, जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जो मूड होगा उसका अपीयरेंस पूरी तरह चेंज हो चुका होता है और वो मैप के अंदर एक लोकेशन देखते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर भी नहीं हो, अब तो सिर्फ एक लास्ट जगह रही है हाइनान। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वहाँ पे मुझे पक्का मिलोगी। और हमें पता चलता है कि पिछले 3 साल और 5 महीनों से कंटिन्यूसली दिन रात एक कर दिए होते हैं मुडोक ने यूइन को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे किसी भी जगह पे वो नहीं मिली। और इसी समय के अंदर एक अच्छी चीज़ और हुई, जो मुडोक है उसका कल्टीवेशन जो लेवल है वो एक रेंज से लेवल अप हो गया और अब वो प्रोफाउंड रिक्लेम के अंदर पहुंच चुका है और उसने 2 जो मेटाफेज हैं उन्हें भी कंप्लीट वो कर लिया है। अब उसकी सिर्फ आखिरी उम्मीद हाइनान है और वो अपनी क्रिस्टल पेंडेंट को यही उम्मीद से देख रहा होता है कि जो यूइन है उसे पक्का हाइनान के अंदर मिल जाएगी। फिर हमारा जो सीन है थोड़ा फ्लैशबैक के अंदर जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो मुडोक है वो गुस्सा कर रहा होता है यूइन के ऊपर कि नहीं तुम वहाँ पे नहीं जा सकती चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम देखते हैं जो यूइन है वो बोलती है जो मेरे फादर है उन्होंने डिसाइड किया इस नेगोशिएशन के बारे में और मैं उनकी डॉटर हूँ, अगर मैं ओपा की ओर से तुम्हारी जो इंटेंशन है उनके सामने रखूँगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि तुम्हारी जो इंटेंशन है वो क्या है। लेकिन जो मुडोक है वो बोल देता है कि नहीं ये एक ट्रैप हो सकता है, मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं जाने दूंगा। तो जो यूइन है वो फोर्स करते हुए बोलती है बस एक बार, मैं एक बार मेरे फादर के ऊपर ट्रस्ट है वो करना चाहती हूँ, इस बार मुझे जाने दो और फिर आगे से तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। ये सुनने के बाद में जो मुडोक है एक पल के लिए सोचने वो लगता है, लेकिन आखिरकार जो यूइन की जिद है उसके आगे वो क्या ही कर सकता था। वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन जैसे तुम्हें वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी लगे जो तुम्हें हेजिटेट करा रही हो तो तुम्हें इमीडिएटली वहाँ से वापस आ जाना है। तो जो यूइन है वो बोलती है ऑफ कोर्स मैं तुरंत आ जाऊँगी और वो अपने पास से किसी प्रकार की चीज़ को निकालते हुए बोलती है लेकिन तब तक तुम इस चीज़ को संभाल कर रखना
और हम देखते हैं कि वो अपने पास से किसी प्रकार का पेंडेंट निकाल कर देती हुई बोलती है, ये जो मेरी मदर है उनका हुआ करता था। और उनका ये कहना था ये ऐसा नेकलेस है जो कि वापस उसके जो राइटेस्ट पर्सन है उसके पास लौट करके आ जाता है। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तो तुम मुझसे दोबारा मिल है वो पाओगे, और वैसे भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारी साइड के अंदर रहूंगी और जल्द ही लौट करके आऊंगी। और इन सभी बातों को याद करते हुए मुडो सोचता है मुझे कभी भी उसे जाने देने की अनुमति वो नहीं देनी थी। और हम देखते हैं कि अभी जो मुडो को सो रहा होता है और उसे तुरंत होश आया होता है, और जो बोट है उसके ऊपर अफरा तफरी मची हुई होती है, क्योंकि बाहर की ओर समुद्र के अंदर एक भयंकर तूफान आया हुआ होता है जो कि उस पूरी बोट को तहस नहस कर रहा होता है। और सभी लोग बोल रहे होते हैं कोई रस्सियाँ पकड़ लो, कोई पोल को पकड़ लो, किसी भी चीज़ को पकड़ लो ताकि तुम लोग बोट से नीचे की ओर न गिर जाओ। और जो मुडो को बाहर की ओर निकलते हुए देखता है और सोचता है कि अचानक से ये तूफान है वो कहाँ से आ गया, और जैसे पीछे की ओर पलट के सामने की ओर देखता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी सुनामी की जो लहर है वो आ रही होती है। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अपनी प्रोटेक्टिव क्यूआई है उसका यूज करते हुए जो बोट है उसके ऊपर ग्रिप है वो बना लेता है और अपने वजन को बढ़ा लेता है। और वो देखता है कि जो लहर है बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, तो वो अपने ऊपर क्यूआई का एक बैरियर भी बना लेता है। लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है। बोट के ऊपर जो भी लोग होते हैं वो उस लहर के इम्पैक्ट में आ जाते हैं और बोट से नीचे की ओर धड़ाधड़ गिरने लगते हैं। और इस प्रकार के तूफान के अंदर कोई गिर जाता है तो उसका बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उनकी जो फैमिली बोट के ऊपर रही होती है वो अपनी फैमिली मेम्बर के लिए चिंता कर रही होती है। ये देख करके जो मुडोग है वो सोचता है ये जो सिचुएशन है बड़ी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है, इस रेट के ऊपर तो मेरे बोट के ऊपर सभी लोग मर जाएंगे। और वो फिर अपनी क्यूआई का यूज करते हुए कुछ लकड़ी के टुकड़े वो उठाता है और उनका टेलेकिनेसिस टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी लोगों के पास में फेंकने लगता है जो कि समुद्र के अंदर डूबे होते हैं, ताकि वो पानी के अंदर इन लकड़ी के पट्टों का थोड़ी देर तक यूज कर सकें और अपनी जान को बचा सकें। और इधर हम देखते हैं जो बोट के ऊपर आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ लुक देते हुए बोलता है कि वो फिर से आ रहा है। और हम देखते हैं इस बार पहले के मुकाबले एक बहुत ही खतरनाक लहर है वो आ रही होती है, और बोट के ऊपर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी होती है कि वो अब बच भी पाएंगे, क्योंकि ये लहर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। ये देख कर मुडोक भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोचता है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं, और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और वो सोचता है कि अब मुझे अपनी पूरी टेक्निक का यूज़ करते हुए इस पूरी लहर को जमाना होगा। और हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपनी एनर्जी रिलीज करता है तो पूरी बोट के ऊपर जो ठंडी हवाएं हैं वो बहने लगती है। और यहाँ पे जो मुडोग अपना फ्रीजिंग आइस विंड टेक्निक का यूज कर रहा होता है, तभी उसके गले के अंदर जो नेकलेस होता है वो ग्लो है वो करने लगता है, और आसमान के अंदर एक फॉर्मेशन बनते हुए एक जो गोल्डन एनर्जी है वो रिलीज होने लगती है और वो डायरेक्टली आकर के मुडोग के ऊपर गिरती है। और मुडोग भी उस एनर्जी के अंदर कुछ देख नहीं पाता, लेकिन वो एनर्जी मुडोग को अपने अंदर खींच लेती है। अब जैसे ही जो मुडोग उस एनर्जी के अंदर जाता है तो वो बंदा ये देख कर ही काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी इतना भयानक तूफान आया हुआ था, अगले ही पल पूरा का पूरा जो वेदर है वो गायब हो जाता है और नॉर्मल और क्लीन वेदर हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा जो तूफान था वो जा चुका है। इधर हम देखते हैं जो मुडो होता है उसकी आंखें कहीं और ही खुलती है और वो सोचता है ये क्या है, क्या मैं किसी वेयर हाउस के अंदर हूँ? नहीं नहीं, ये वेयर हाउस तो नहीं हो सकता, पक्का ये कैरिज होगी। और वो अपने दिमाग के ऊपर जोर डालता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, और उसे याद आता है कि वो तो उस तूफान के साथ फाइट कर रहा था ना, अचानक से वो यहाँ पे कैसे आ गया। और वो बाहर की ओर देखते हुए सोचता है ये जो लोकेशन है मुझे वहाँ से तो बहुत ज़्यादा दूर है वो दिख रही है। और इधर बाहर की ओर हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के पीछे बहुत बड़े बड़े जो मस्कीटोज हैं वो अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं ताकि वो उनका खून है वो पी सकें। और इधर हम देखते हैं दो लड़कियों के पास में जो मस्कीटो है वो अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन दो बंदे मिलकर के उसे मार डालते हैं और वो बोलते हैं तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। तभी हम देखते हैं जो कैरिज है उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और उसी दो टुकड़े के अंदर दो जो मस्कीटो है वो मार जाते हैं। ये देख करके वो लोग भी सरप्राइज होते हैं कि अचानक से जो कैरिज वाला बंदा है वो उसने इस प्रकार का एक्ट वो क्यों किया। और जो ओनर होता है इन सभी का वो बोलता है वो फर्स्ट क्लास की कैरिज थी, वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। और इधर जो मुडोक है वो बाहर निकलते हुए बोलता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चल रही है। जिस प्रकार से मैं आसपास फॉरेस्ट को दे पा रहा हूँ, पक्का ये जो सेलेंटर पैलेस है उसके आसपास का कोई फॉरेस्ट है वो होगा। लेकिन वो जैसे ही आसपास देखता है तो यहाँ पे फॉरेन लोग होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, और इन सभी को देख करके वो रियलाइज़ कर लेता है पक्का वो जो सेंटर पैलेस है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। लेकिन वो यहाँ पे मस्कीटो टाइप के मोस्ट को देखता है, वो भी इतने बड़े बड़े साइज के। ये चीज़ उसके लिए पहली बार होती है। तो यहाँ पे जो मुडो
मुडोक है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान है वो होता है। फॉरेनर, विदेशी लोग और इतने बड़े-बड़े मॉन्स्टर आखिर ये चल क्या रहा है सेंटर पैलेस के अंदर। और हम देखते हैं एक जो मस्कीटो है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तो अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए मुडोक उसे बड़े ईज़िली डोज आउट कर लेता है और वो यहाँ पे अपनी आइस प्लाम का यूज़ करते हुए उनके ऊपर अटैक करके उस मस्कीटो को आइस के अंदर कन्वर्ट वो कर देता है और वो अपनी काफ़ी ज़्यादा आइस एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। और ये देख करके तो वो बंदे भी हैरान होते हैं कि पक्का ये बंदा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा। और जो मुडोक है वो बोलता है, आखिरकार इन तुच्छ से कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे ऊपर अटैक करने की। बस इनके साइज़ का आकार थोड़ा सा बढ़ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर अटैक कर सकें। ये बिल्कुल भी अनफॉरगिवेबल है, इसे माफ़ वो नहीं किया जा सकता। और वो अपनी बहुत सारी जो एनर्जी है वो रिलीज करने लगता है और उन मस्कीटो को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि अपनी आइस एनर्जी का यूज़ करते हुए वो पलक झपकते ही इन सभी मस्कीटो को आइस के अंदर कन्वर्ट वो कर देता है। वाकई में ये सीन काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक होता है क्योंकि यहाँ पे हम मुडोक की पावर और स्पीड को बड़े इजीली देख पा रहे होते हैं। और वो फिर डिवाइन वाइड आइस प्लाम का यूज़ करते हुए उन सभी को क्रैकर्स की तरह ब्लास्ट वो कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो लगता है। और मुडोक इन सभी को फिनिश करने के बाद बोलता है, ये तो वाकई में जो नॉर्मल छोटे बग्स होते हैं उनके मुकाबले बड़ी ज़्यादा पैथेटिक है। और इतना पावरफुल अटैक और चुटकियों के अंदर सभी मॉन्स्टर को मरता हुआ देख करके वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और जो छोटी लड़की होती है वो तो इस चीज़ से इम्प्रेस हो जाती है कि ये बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है। और फिर जो मुडोक है उसके पास उन सभी का लीडर आते हुए बोलता है, मेरा नाम ईडन रोले है और मैं रोलैंड मर्चेंट एसोसिएशन का लीडर हूँ। धन्यवाद मेरी पूरी मर्चेंट एसोसिएशन को बचाने के लिए। उन सभी की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या मैं अपने सेवियर का नाम है वो जान सकता हूँ, सर मैजिक सोर्समैन? अब एक्चुअली यहाँ पे जो मुडोक है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये बंदा क्या बोल रहा है क्योंकि एक डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर बोल रहा होता है। तब जो मुडोक है वो रिप्लाई देते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर देना लेकिन मैं तुम्हारी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो विदेशी लैंग्वेज है वो नहीं आती। क्या यहाँ पे ऐसा कोई बंदा है जो कि सेंट्रल प्लेनेट की भाषा है वो जानता हो? अब इधर हम देखते हैं कि ये लैंग्वेज सामने वाले किसी बंदे को समझ में वो नहीं आती और वो लोग आपस में बातें वो करने लगते हैं जो कि यहाँ पे मुडोक को समझ में नहीं आती। और वो समझ जाता है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है सबसे बड़ी रुकावट का काम है वो बनने वाला है। तभी एक बार फिर से जो मुडोक को बोलता है, क्या यहाँ पे ऐसा एक भी बंदा नहीं है जिसे जो सेंट्रल पैलेस की लैंग्वेज है वो आती हो? तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे ईडन है उसके पीछे से एक बंदा आते हुए और अगले ही पल वो अपने पास एक जो रिंग है उस बंदे को देता है। रिंग लेने के बाद में वो बंदा इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज कुछ बोलता है और किसी प्रकार का डांस है वो करने लगता है। और ये देख करके यहाँ पे जो मुडोक है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहता है क्योंकि ये बंदा कुछ ज़्यादा ही अटपटी एक्टिविटीज़ है या एक्शन है वो कर रहा होता है। फिर अगले ही पल जो ईडन है वो बोलता है, क्या अब आप मुझे समझ पा रहे हैं? और हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है मुडोक और बोलता है, सडनली तुम सेंट्रल प्लेनेट की जो लैंग्वेज है वो कैसे बोलने लग गए? क्या ये पावर इस रिंग की है? तो ईडन है वो बोलता है, अच्छा जिस लैंग्वेज को तुम बोल रहे हो वो सेंट्रल पैलेस की है। हाँ एक्चुअली ये जो रिंग है उसी का कमाल है। चलो मैं एक बार फिर से अपना जो इंट्रोडक्शन है वो देता हूँ। जो रोले मर्चेंट एसोसिएशन है मैं उसका लीडर हूँ, ईडन रोले। आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद हम सभी मर्चेंट एसोसिएशन के मेंबर को बचाने के लिए। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, सर मैजिक सोर्डमैन? ये सुनने के बाद में जो मुडोक है वो बोलता है, मुझे नहीं पता आखिर ये जो मैजिक सोर्डमैन है वो होता क्या है, लेकिन मेरा नाम सियोल मुडेक है। तो ईडन है वो बोलता है, अगर आप नहीं जानते मैजिक सोर्ड्समैन क्या होता है तो मैं बताता हूँ। मैजिक सोर्ड्समैन बंदा वो होता है जो मैजिक और सोर्डमैन सिर्फ दोनों को जानता है या फिर दोनों को यूज है वो करता है। तो ये सुनने के बाद में जो मुडोक है वो बोलता है, लेकिन आखिर ये मैजिक है वो क्या होता है? ये सुन करके तो यहाँ पे ईडन है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर इस बंदे को कुछ भी है वो पता नहीं है क्या। अभी इस बंदे ने जो आइस का यूज किया था वो बिल्कुल क्लियरली मैजिक का यूज़ था, तो फिर ये मुझसे क्यों पूछ रहा है कि मैजिक क्या होता है? आखिर ये बंदा चाहता क्या है? और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मुडोक है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है क्योंकि सामने वाला बंदा उसे बुरी तरह से इग्नोर है वो कर रहा होता है। और अगले ही पल अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए मुडोक को बोलता है कि मैंने तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा, जल्द से जल्द उनके आंसर है वो दो। अब इस प्रकार की ताकत को देख करके जो ईडन है वो मन के अंदर डरा हुआ होता है और सोचता है, यार ये बंदा तो वाकई में क्रेजी है, मुझे कुछ भी करके इस बंदे को शांत है वो करना होगा, इसे हर चीज़ को एक्सप्लेन है वो करना होगा, वरना पता नहीं ये लूनाटिक गुस्से में आकर के किस किस चीज़ को तबाह वो कर दे। तो ईडन है वो बोलता है कि मैं आपके हर एक क्वेश्चन को क्लियर वो करूँगा।
और हम देखते हैं कि उसका एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा लंबा चलता है कि सुबह से लेकर के शाम में वो हो जाती है। और फिर नाइट के अंदर जो मूडोक है वो बोलता है, अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब है मैजिक इस प्रकार की चीज़ सेंटर पैलेस के ऊपर एग्जिस्ट है वो करती है और मुझे इस बारे में अभी तक पता भी नहीं। और यहाँ पे जो ईडेन है वो सोचता है चलो कम से कम ये बंदा शांत तो हुआ। और वो फिर मूडोक से पूछता है कि आखिरकार आप इतनी देर से जो सेंटर पैलेस है उसकी बात कर रहे हैं, आखिरकार ये है क्या, कोई जगह है या फिर कुछ और। ये सुनकर के जो मूडोक है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो या पूरी तरह से खो चुके हो, क्या तुम्हें नहीं पता जो सेंटर पैलेस है उसके अंदर ही तुम खड़े हो। अब ये सुनने के बाद में जो ईडन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर देना लेकिन मैं आपका मतलब है वो नहीं समझा। तो एक बार फिर से जो मूडोक है वो बोलता है, मुझे लगता है कि तुम खो चुके हो, तुम शायद इस एरिया के अंदर नए हो, तुम यहाँ पे सेंटर पैलेस के किसी एक फॉरेस्ट के अंदर हो। ये सुनने के बाद में जो ईडन है वो सोचता है पक्का ये बंदा क्रेजी है। फिर वो मूडोक को बोलता है, सर मैजिक सोर्समैन आखिरकार ये सेंटर पैलेस कहाँ है, हमने तो इस बारे में कभी भी है वो नहीं सुना और आप इस फॉरेस्ट की बातें कर रहे हो, तो ये जो रास्ता है डायरेक्ट किंगडम के जो बरहान कैपिटल है उसकी ओर जाता है। अब ये सुनने के बाद में मूडोक है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो फॉरेन फ्रेंड, मैंने कभी भी जो डराके किंगडम है उसके बारे में नहीं सुना कि कभी भी डराके किंगडम एग्जिस्ट है वो करता है हमारे कॉन्टिनेंट के ऊपर। मुझे लगता है कि तुम बूढ़े हो चुके हो इसलिए तुम सटिया गए हो, तुम्हें कुछ भी याद है वो नहीं रहता। ये सुनकर के जो मनी मन ईडन सोचता है कि अरे यार मैं नहीं सटिया हूँ, मैं तो इतना ज़्यादा ओल्ड भी नहीं हुआ हूँ। तो वो एक्सप्लेनेशन देते हुए बोलता है कि मैं अभी तक सटियाया नहीं हूँ, मैं सिर्फ 50 साल का हूँ, मैं बस इस बारे में चिंता कर रहा हूँ क्योंकि आप बार बार जो सेंटर पैलेस है उसका नाम बोल रहे हैं लेकिन मैंने उसके बारे में कभी भी नहीं सुना। तो आपने हमें सेव किया है तो हम बस यही जानने के लिए क्यूरियस थे आप कहाँ से बिलोंग वो करते हैं। अब यहाँ पे वाकई में जो मूडोक है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो एक पेड़ की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, चलो ऐसी ही बात है तो हम उस बच्चे को यहाँ पे बुलाते हैं जो काफ़ी देर से वहाँ पर खड़ा होकर के हमारी बातें वो सुन रहा है और उससे पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है। तो हम देखते हैं वो बंदा वहाँ पे आ जाता है और मूडोक बोलता है, लियो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो मूडोक है वो बोलता है कि चलो बच्चे मुझे बताओ ये सेंटर पैलेस है या ड्राके किंगडम, और ईमानदारी से आंसर है वो देना। लेकिन यहाँ पे लियो को कुछ भी समझ में वो नहीं आ रहा क्योंकि जो भी लैंग्वेज यहाँ पे मूडोक बोल रहा है वो अननोन है उसके लिए। तो मूडोक फिर सीरियसली पूछता है कि अगर तुम आंसर वो क्यों नहीं दे रहे। तो जो ईडन है वो बोलता है ये चीज़ मैटर नहीं करती कि तुम चाहे उससे कितनी बार और कितनी सीरियसली पूछो, वो तुम्हारे जो शब्द है उन्हें अंडरस्टैंड है वो नहीं कर सकता। फिर ईडन अपनी जो रिंग है वो ऑफर करते हुए बोलता है, चलो ऐसा करते हैं तुम ये रिंग पहन लो, तुम एक बार अपनी फिंगर में ये पहन लोगे फिर इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज बोलोगे चिल्लाते हुए तो तुम इसकी जो लैंग्वेज है हमारी जो लैंग्वेज है या सभी की जो लैंग्वेज है समझ पाओगे। और वो मन के अंदर सोचता है कि वाकई में इतने इतने एक्सपेंसिव मैजिकल आर्टिफैक्ट को दे देना वो भी इस क्रेजी बंदे को वो पूरी तरह से वेस्ट है। लेकिन यार मैं इस बंदे के लिए मीडिएटर का काम है वो नहीं कर सकता क्योंकि बार बार मुझे सठिया गया बोलेगा, ओल्ड बोलेगा, जो चीज़ मुझे बर्दाश्त है वो नहीं होगी। तो जो मूडोक है वो सिरिंग को लेकर बोलता है इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज, और हम देखते हैं उसकी चारों ओर जो लैंग्वेज की जो मैजिक है वो कास्ट है वो होने लगता है और वो अब अपने पास में जो फॉरेन लोग होते हैं उनकी बातों को अंडरस्टैंड कर पा रहा होता है कि वो किस बारे में बात है वो कर रहे हैं। और वो सोचता है वाकई में ये जो जादूगरी है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और वो फिर उस बच्चे से पूछता है, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चा बोलता है मेरा नाम लियो है। तो मूडोक को पूछता है, लियो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आखिर ये ड्राके किंगडम है कि सेंटर पैलेस है। तो जो लियो है वो बोलता है कि आखिरकार ये जो सेंटर पैलेस होता क्या है, कोई जगह है क्या है, मतलब उसे भी नहीं पता ये चीज़ क्या होती है। ये जो फॉरेस्ट है ये ड्राके किंगडम के अंदर लोकेट है और ये जंगल से जाता हुआ रास्ता जो ड्राके किंगडम है उसकी कैपिटल बरहान तक जाता है। अब ये सुनकर के यहाँ पे जो मूडोक है वो फिर से गुस्सा करने लगता है कि सीरियसली आखिरकार ये ड्राके किंगडम कौन सी जगह है, मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। और वो ईडेन पे भड़कते हुए बोलता है, तूने पक्का इस बच्चे को बोला होगा ऐसा बोलने के लिए। तो जो ईडेन है वो बोलता है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, तुम्हें हमारे ऊपर शक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मर्चेंट एसोसिएशन के जितने भी बंदे हैं तुम उनसे ये चीज़ें कन्फर्म कर सकते हो। और मूडोक मन के अंदर सोचता है जिस प्रकार का ये लोग रिएक्शन दे रहे हैं लगता तो नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि वाकई में सेंटर प्लेस का एरिया नहीं है। तभी उसे रियलाइज़ होता है क्या ये हो सकता है, और उसे याद आता है कि जब वो शिप के ऊपर स्टॉर्म के साथ फाइट वो कर रहा था तो अचानक से उसका जो नेकलेस है वो चमकने लगा था और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो कैरेज के अंदर था। तो ये हो सकता है कि वो टेलीपोर्ट है वो हो गया हो, इसका मतलब मैं स्पेस को जंप करके किसी और ही एरिया के अंदर आ गया हूँ और ये जो जगह है बिल्कुल भी सेंटर पैलेस नहीं हो सकती। जिस प्रकार ये लोग बता रहे हैं ये वाकई में ड्राके किंगडम है वो होगा। तभी वो कुछ रियलाइज़ करता है उसकी बॉडी के अंदर कुछ पेनफुल चीज़ें वो होने लगती है और वो सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार की फीलिंग थी, अभी अभी जो मेरा डेंटियान है उसके अंदर कुछ हुआ।
और यहाँ पे जो ईडन है वो पूछता है कि अब तो आपको मेरे ऊपर बिलीव हो गया। जो लियो है उसने भी सच बोल दिया। लेकिन यहाँ पे जो मूडोग है उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और सोचता है ये किस प्रकार की एनर्जी थी। ये एनर्जी तो बिल्कुल ही अलग है जिस प्रकार की मैं पहले एक्सपीरियंस है वो किया करता था। मुझे इस चीज़ का पता है वो लगाना होगा। और वो तुरंत ही वहाँ से भाग करके जाने लगता है। ये देख करके जो ईडन है वो बोलता है कि आखिर तुम अचानक से कहाँ जा रहे हो। और मूडोग है वो जाते हुए सोचता है कि मुझे फटाफट से खुद ही इस चीज़ का पता है वो लगाना होगा क्या सच है और क्या नहीं। और वो सराउंडिंग के एरिया को देखता है तो यहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर होता है और एकदम पूरा ही डिफरेंट होता है सेंटर प्लेनेट के अकॉर्डिंग। फिर वो हवा के अंदर जंप करते हुए देखता है तो वहाँ पे काफ़ी डेंस मात्रा के अंदर एनर्जी होती है। तो वो इस एनर्जी को अपने डेंटियान के अंदर स्टोर है वो करने लग जाता है और कुछ ही पलों के अंदर वो सारी एनर्जी को स्टोर है वो कर लेता है। और उसे ये जानकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है कि ये जो क्यूआई उसने अभी एक्यूमुलेट की थी उसके डेंटियान के अंदर डबल है वो हो चुकी है। और अब वो कंफर्म हो जाता है कि वो वाकई में जो सेंटर पैलेस है उस एरिया के अंदर नहीं है। अब वो यहाँ से फटाफट से निकलने के बारे में सोचता है कि उसे निकल करके जो यूई है उसे ढूंढना होगा। मुझे वापस सेंटर पैलेस से वो जाना होगा। लेकिन तभी उसकी नज़र उस लॉकेट के ऊपर या नेकलेस के ऊपर पड़ती है और उसे याद आता है कि ये नेकलेस इसी के अंदर से वो इस प्रकार की एनर्जी वो निकली थी जिस कारण मैं यहाँ पे आ गया। और जो यूइन है उसने उसे बताया था ये जो नेकलेस है उसके पास ऐसी पावर है ये वापस उस पर्सन के पास आ जाता है जिसका ये होता है। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं जो यूइन है उसने उसे यहाँ पे समन है वो किया हो। इसका मतलब इस एरिया के अंदर ही जो यूइन है वो होनी चाहिए। तो मुझे कहीं और जाने की कोई भी आवश्यकता है वो नहीं है। फिर हमारा जो सीन है कुछ समय बाद में शिफ्ट होता है ईडन की ओर। वो बोलता है कि आखिर वो बंदा यार चला कहाँ गया। आखिरकार किसे पता यार वो बंदा काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है वो कहीं पर भी जा सकता है। तभी अगले ही पल जो मुड़ो के वहाँ पे आते हुए बोलता है अच्छा सभी लोग यहाँ पे है क्या। मेरे को एक छोटा सा काम है वो आ गया था उसे अटेंड करने के लिए मैं एक पल के लिए गया था। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जिनका मैं आंसर है वो चाहता हूँ। और हम देखते हैं जो यहाँ पे ईडन है वो बोलता है कि बिल्कुल आप कुछ ही पूछ सकते हैं। और वो मन के अंदर सोचता है ये बंदा इतनी क्रीपी स्माइल है वो क्यों हंस रहा है। तभी जो मुड़ोगा वो बोलता है जो लियो है उसने बोला ये ड्राके किंगडम है तो मुझे इसके बारे में और जानना है। तो जो ईडन है वो बोलता है कि हाँ जैसा कि हम लोगों ने बोला थोड़ा सा दूर चलते हैं यहाँ पे इस किंगडम की जो कैपिटल है बरहान वो आ जाएगी। अब यहाँ पे मुडो को कोई भी आइडिया नहीं होता आखिर जो बरहान है वो कितनी दूर है और किस साइड के अंदर है। तभी एक और जो बच्चा होता है वो बोलता है मैं समझ गया यहाँ पे क्या चल रहा है। तुम ऐसे पहले से बिलोंग करते हो जहाँ पे तुम माउंटेन के अंदर रहे हो बचपन से। तुमने शुरू से लेकर के अब तक सिर्फ ट्रेनिंग की है और जो बाहर का वर्ल्ड है वो नहीं देखा। मैंने तुम जैसे लोगों के बारे में काफ़ी स्टोरी है वो सुनी है लेकिन अपनी लाइफ के अंदर मैं पहली बार ऐसे बंदे को देख रहा हूँ। तो मुडोग भी फ्लो के अंदर बहते हुए बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो। मैं अब तक माउंटेन के अंदर रह करके सिर्फ ट्रेनिंग है वो कर रहा था और आज पहली बार मैं माउंटेन से बाहर निकला हूँ ताकि मैं वर्ल्ड को एक्सपीरियंस है वो कर सकूँ। और इसीलिए मुझे कुछ भी है वो पता नहीं है। और जो मुडोग है वो सोचता है मैंने जो ड्रैगन किंगडम है उसके बारे में सुना नहीं। शायद ये ऐसा एरिया होगा जो सेंटर पैलेस है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर हो। एक काफ़ी ज़्यादा दूर है इसीलिए मुझे इसके बारे में कभी सूचना वो नहीं मिली। मुझे फटाफट से इन लोगों के साथ कोऑपरेट कर करके ये पता लगाना होगा कि ये जो लोकेशन है सेंटर पैलेस से कितनी दूर है। और वो सोचता है इस बच्चे की जो आंखें है उसका कलर डिफरेंट है यानी ये वेस्ट साइड के जो बारबेरियन एरिया है वो हो सकता है। तभी वो बच्चा है वो बोलता है वाह जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट है वो किया था तुम तो वाकई में उन लोगों में से एक हो सर मैजिक सोर्समैन। तभी जो मुडोगा वो बोलता है कि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो जाननी है इस एरिया के बारे में। तो वो बच्चा बोलता है तो आप ऐसा करिए मेरे को फॉलो कीजिए मैं आपको सभी चीज़ें वो सिखा दूंगा। तो जो मुडोगा वो बोलता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चा बोलता है मेरा नाम लूफी है सर मैजिक सोर्समैन। और इधर जो ईडन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर होता है कि अचानक से ये बंदा इतना ज़्यादा फ्रेंडली एक्ट है वो क्यों कर रहा है। इस बंदे के बिहेवियर को कभी भी जो प्रिडिक्ट है वो नहीं किया जा सकता। फिर उस पूरी रात हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मुडोग है जो मैप वगैरह होता है उनकी स्टडी करता है और उनकी जो लोकेशन उनकी लैंग्वेज और यहाँ के जो लोगों का कल्चर है वो सारी चीज़ें लूफी के द्वारा जानता है। और उसे बिलीव नहीं होता कि इस प्रकार की जो एरिया वाकई में एग्जिस्ट है वो करता है। इतने समय तक जो वो जिस एरिया को सिर्फ एक उसके सेंटर प्लेनेट का कोई बारबेरियन एरिया समझ रहा था एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ल्ड है उसके वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ की जो भूमि है उसका शेप अलग है यहाँ की जो राइटिंग है वो अलग है। मतलब ये जो सेंटर प्लेनेट है उससे बिल्कुल भी बिलोंग है वो नहीं करता। इस वर्ल्ड के अंदर अलग अलग स्पेसीज लाइक एल्व्स ड्वार्फ वो तो बिलोंग करते ही हैं। यहाँ पे साथ में जो बीस्ट मैन
मैन होते हैं वो भी बिलोंग करते हैं। इतना ही नहीं, सभी स्पीसीज के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ड्रैगन को बोला जाता है। छिपकली के ऐसे मान लो जैसे पंख आ गए, वही जो क्रिएचर सबसे स्ट्रॉन्ग है इस वर्ल्ड के अंदर। और लूफी आगे बताता है कि जो मैजिशियन होते हैं उनके पास भी सर्कल होते हैं, और एक जो वर्म मैजिक होता है उसे सिर्फ 5 सर्कल वाले लोग ही ज़मीन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं और स्पेल को कास्ट कर सकते हैं। स्पेल को कास्ट करने के बाद में वो जहाँ चाहे वहाँ पे ट्रेवल वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो एबिलिटी है उनकी उस लिमिट पे निर्भर करती है कि उनकी जो पावर है या फिर जो सर्कल कितने ज़्यादा है वो उतने ही दूर तक ट्रेवल वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मूडोक है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो रहा होता है इस प्रकार की सोर्सरी के बारे में सुन करके, और वो सोचता है कि पता नहीं इस वर्ल्ड के अंदर और क्या अमेजिंग चीज़ होगी जो कि मुझे सरप्राइज वो कर दे। लेकिन वो जैसे स्काई के अंदर देखता है वो अगले ही पल सरप्राइज वो हो जाता है, क्योंकि वहाँ 3-3 मून अवेलेबल होते हैं। अब उसे यहाँ पे एडमिट करना ही पड़ता है कि ये वाकई में जो सेंटर पैलेस है वो नहीं है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर आ चुका है। पक्का यहाँ पे यूइन है, उसने उसे समन वो किया होगा। तभी पीछे की ओर से एक बंदे की चिल्लाने की आवाज़ आती है, सेविना तुम ऐसा है वो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मुडोगा वो सोचता है कि यार वहाँ पे क्या चल रहा है, तो वो भी उस ओर देखने के लिए जाने वो लगता है। इधर हम देखते हैं जो सेविना है वो बोलती है कि मैंने बोला ना नहीं तो नहीं, अगर तुम में से कोई भी मेरे पास आया तो मैं तुम सभी को मार वो डालूंगी। तभी एक बंदा बोलता है, सेविना तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इस प्रकार का कोई भी काम है वो नहीं करना चाहिए। तभी दूसरा बंदा है वो बोलता है, जैसे ही हम लोग कैपिटल में पहुंचेंगे हम तुरंत किसी हीलर को ढूंढ करके तुम दोनों को ही हील है वो करा देंगे। वैसे भी तुम्हें पता ही है वो कैपिटल है, वहाँ पे बहुत सारे जो मैजिशियन है वो हमेशा अवेलेबल है वो रहते हैं, और जो ईडेन है वो भी पक्का किसी ना किसी बंदे से फेवर मांगेंगे, तो तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारे कारण जो आनिया है वो डर रही है, तुम इस नाइफ को फेंक दो। तभी जो सेविना है वो बोलती है, चार्लेस क्या तुम मुझे मूर्ख है वो समझते हो, जो कैपिटल है उसके अंदर हीलर हो सकते हैं, लेकिन जो हीलर है तुम्हें पता है कितने ज़्यादा रेयर हैं। अगर हमने उनमें से किसी एक को फाइंड है वो भी कर लिया तो वो कितने ज़्यादा पैसे हमसे लेंगे, तुम्हें पता है इसका कितना ज़्यादा कॉस्ट है वो आएगा। जो एसिनेशन बग है उन्होंने एक इम्प्लांट कर दिए हमारी बॉडी के अंदर, जो अब तक हमारे हार्ट तक पहुंच चुके होंगे। एक बार अगर वो हैंस हो गए और लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो गए तो वो हमारी बॉडी को फाड़ते हुए बाहर की ओर आएंगे और हमें एक भयानक दर्दनाक मौत है वो देंगे। ये सुनने के बाद में जो चार्लेस है वो भी कुछ है वो नहीं बोल पाता। तो जो सेविना है वो आगे बोलती है, अगर जो अंडा हैच हो गया और लार्वा बाहर की ओर आ गया तो मुझे और आनिया को बहुत ज़्यादा दर्द है वो होने वाला है, और मैं ये जो दर्द है वो आनिया और मुझे नहीं देना चाहती। तो इससे बेटर तो ये होगा कि हम लोग पहले ही वो मर जाएं, कम से कम हमारी जो बॉडी के टुकड़े टुकड़े हैं वो तो नहीं होंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो मूडोक है वो आते हुए बोलता है कि मुझे रफली आइडिया वो तो लग चुका है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर वो अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए जो सेविना होती है उसके हाथ का जो डेगर होता है अपने पास लेते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रीट वो कर सकता हूँ, तो तुम्हें इस डेगर ही कोई भी आ सकता है वो नहीं है। लेकिन सेविना काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है कि आखिर कब इस बंदे ने मेरे हाथ से जो डेगर है वो चुरा लिया। तभी जो मुडोक है वो बोलता है कि चलो इधर आओ और आकर के बैठ जाओ, मैं तुम्हारा जो ट्रीटमेंट है अभी शुरू है वो करता हूँ। पीछे की ओर जो ईडेन है वो आते हुए बोलता है, सर क्या आपको हीलिंग मैजिक भी है वो आता है। तो जो मुडोक है वो बोलता है, मुझे मैजिक तो नहीं आता लेकिन कुछ हीलिंग टेक्निक्स है जो कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से पास डाउन हुई है, तो मैं उन्हें जरूर ट्राई वो कर सकता हूँ। तो सभी लोग काम हो जाओ और एक साइड के अंदर हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं जो ईडेन है वो चिपकते हुए बोलता है कि इन बच्चों को बचा लीजिए सर मैजिक सोर्समैन, आप जो भी कहेंगे वो चीज़ मैं देने को तैयार हूँ, मैं आपको इस चीज़ का रीपेमेंट पक्का करूँगा, मेरे दिल से रीपेमेंट करूँगा, आप प्लीज़ इन्हें हील है वो कर दीजिए। तभी जो मूड होगा वो बोलता है, तुम्हें इतना चिपकने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैं इनकी हेल्प ही करने जा रहा था, अब मैं इनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो सभी लोग यहाँ से पीछे की ओर हट जाओ। और सभी लोग पीछे की ओर हट जाते हैं और जो मूडोक होता है उन्हें हील करने के लिए उनके पास जाने वो लगता है। और मूडोक उन लोगों को बोलता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस काम के अंदर ज़्यादा समय वो नहीं लगने वाला। लेकिन उन दोनों के चेहरे पे हम खौफ बिल्कुल साफ देख सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे मूडोक की बात मानने के लिए तैयार है। वो हो जाते हैं, अपनी आँख बंद करके वो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। पीछे की ओर मूडोक आकर के अपनी जो एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर डालने लगता है और वो सोचता है कि जो वो अंडे हैं वो उनके दिल के पास होंगे, तो मुझे भी इनके दिल के आसपास ही देखना होगा। तो हम देखते हैं वो अपनी एनर्जी उनके दिल के पास डालने लगता है और फाइनली वो है ना फाउंड है वो कर लेता है।
और वो ये देख कर के रिलैक्स महसूस करता है कि जो अंडे हैं अभी तक हैंच वो नहीं हुए। तो वो अपनी एनर्जी को धीरे-धीरे उन दोनों लड़कियों की बॉडी में डालने लगता है और वो सोचता है कि मुझे अपनी एनर्जी को इतना ही गर्म करना है जिससे कि वो जो अंडे हैं वो जल कर के राख हो जाए और इनके जो इंटरनल ऑर्गन है वो भी डैमेज ना हो। और धीरे-धीरे जो ये प्रोसेस है वो कंटिन्यू होने लगता है और काफ़ी ज़्यादा मैसिव मात्रा के अंदर एनर्जी वो रिलीज़ होने लगती है। और हम देखते हैं कि उनके हार्ट के पास जितने भी जो एग होते हैं उस एनर्जी के कारण जल जाते हैं और जिसकी जो स्मोक होती है उन दोनों लड़कियों के मुंह की ओर से बाहर क्यों निकलती है। ये देखने के बाद में जो मुडोक है वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है ये कंप्लीट हो गया। अब ये देख करके वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और वो बोलती है रियली ये इतनी जल्दी फिनिश हो गया, क्या अब हम सेफ हैं? तो जो मुडोक है वो बोलता है कि मैंने ऑलरेडी उन बग्स के जो एग है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब तुम लोगों को इजी हो जाना चाहिए, तुम लोगों के ऊपर कोई भी डेंजर है वो नहीं है। ये देख करके सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और सबसे ज़्यादा सरप्राइज तो यहाँ पे ईडेन होता है और वो काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया करता है उन दोनों लड़कियों की बिहाफ पे उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए। और मुडोक उन्हें बताता है तुम्हें टेंशन लेने की या डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, जो तरीका मैंने यूज किया है उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तुम कम्प्लीटली एकदम ठीक है वो हो चुकी हो। तो वो दोनों लड़कियां भी यहाँ पे मुडोक का शुक्रिया वो करने लगती है और हम देखते हैं कि मुडोक वहाँ पे जाने लगता है तो सभी जो मर्चेंट एसोसिएशन के मेंबर होते हैं वो दिल से यहाँ पे मुडोक का शुक्रिया वो करते हैं और वो एक पेड़ के सहारे बैठते हुए सोचता है यूइन आखिरकार तुम क्या कर रही हो। और वो कंटिन्यूसली उस क्रिस्टल को घूरे जा रहा होता है और यूइन को इसी प्रकार से याद है वो कर रहा होता है। फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है अगले दिन। हम देखते हैं कि कंटिन्यूसली जो बरहान कैपिटल है उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि आज का दिन का समय बहुत ज़्यादा गर्मीला होता है जिससे कि सभी के यहाँ पे पसीने वो छूट रहे होते हैं। और इधर हम मुडो को देखते हैं उसकी भी गर्मी के अंदर हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है वो हो रही होती है। तभी वहाँ पे लूफ़ी आकर के उसे पानी की बोतल ऑफर करता है जिससे कि आपको थोड़ी गर्मी से राहत वो मिल जाए। लेकिन यहाँ पे नोटिस करता है मुडोंग की जो पानी की बोतल है उसमें भी पानी गर्म हो चुका है, तो वो अपनी आइस एबिलिटी का यूज़ करते हुए उस पानी को ठंडा है वो कर देता है। और जो लूफ़ी है वो पूछता है सर मैजिक स्वॉर्ड्समैन क्या अब थोड़ी राहत महसूस मिली आपको? तो जो मुडोंग है वो बोलता है कि हाँ अब ये पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर है और उस पानी की बोतल को लूफ़ी के गाल के ऊपर लगा देता है। अब वो बोतल इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि यहाँ पे लूफ़ी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है ये आजकल इस बोतल के अंदर स्ट्रेन साउंड क्या निकल रहा है और ये इतनी ठंडी ठंडी मुझे महसूस है वो क्यों हो रही है। तभी जो मुडोंग है उसे बोलता है एक बार पी करके देखो तुम्हें भी थोड़ी बहुत राहत वो मिलेगी। तो ये सुन करके वो उसका एक सिप है वो लेता है। अब जैसे ही वो सिप लेता है उसे वाकई में चिल्ड सा फील होता है और वो पूरे तरह से रिफ्रेश है वो हो जाता है। ये देख कर जो मुडोंग वो बोलता है अब महसूस हुआ ना रिफ्रेशिंग, मैं इसी चीज़ की बात है वो कर रहा था। ये सुनने के बाद में जो लूफी है वो बोलता है सर मैजिक स्वॉर्ड्समैन क्या आप मेरी बोतल को भी इस प्रकार से फ्रीज वो कर सकते हैं? और यहाँ पे मुडोंग वो सोचता है इस बच्चे ने मेरी वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्प वो की है तो मैं इसके लिए छोटा सा काम है वो तो कर ही सकता हूँ। और वो अगले ही पल उसकी बोतल को भी फ्रीज वो कर देता है, इससे कि यहाँ पे लूफी काफ़ी ज़्यादा खुश है वो हो जाता है। लेकिन अगले ही पल सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है तो सभी लोग एक एक बोतल लेकर के ठंडी कराने के लिए आ जाते हैं। अब इतनी सारी रिक्वेस्ट को देख करके इन सभी लोगों को वो मना है वो नहीं कर पाता और वो सभी बच्चों की बोतल को ठंडा है वो कर देता है और वो चिल्ड पानी पी करके सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस और खुश हो जाते हैं। और यहाँ मुरोंग है वो सोचता है कि चलो ये भी कोई बड़ा काम नहीं था, इन सभी लोगों ने मेरी छोटी मोटी कामों में बहुत ज़्यादा हेल्प वो की है तो मैं इतना तो इन लोगों के लिए कर ही सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो ईडेन है वो आता है और वो आकर ही पूछता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम लोग अचानक से रुक क्यों गए, कोई मुझे एक्सप्लेन है वो करेगा? तो जो लूफी है वो बोलता है कि सर मैजिक स्वॉर्ड्समैन ने अपना मैजिक का यूज करते हुए हमारे पानी को आइस वाटर के अंदर चेंज कर दिया, इसके कारण मेरे जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो भी अब थोड़ा गर्मी से राहत महसूस वो कर रहे हैं। ये सुन करके तो ईडेन भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो घूर करके यहाँ पे मैजिक स्वॉर्ड्समैन को देखने वो लगता है। तो जो मुडोक है वो पूछता है आयकर तो मुझे ऐसे घूर करके वो क्यों देख रहे हो? तो अगले ही पल ईडेन अपने घुटनों पे आते हुए बोलता है क्या आप मेरी बोतल को भी आइस वाटर के अंदर चेंज वो कर सकते हैं? ये सुन करके तो मुडोक भी सरप्राइज हो जाता है, उसे उम्मीद नहीं थी ईडेन इस प्रकार की रिक्वेस्ट वो करेगा, लेकिन वो फिर एग्री हो जाता है। और मुडोक सोचता है वैसे ही मुझे इस क्रू के साथ रहना चाहिए जिससे कि मुझे इस जगह के बारे में जानने का और ज़्यादा मौका वो मिलेगा। और इस बंदे ने वैसे ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज बैरियर को सोल्व कर दिया है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें आइस वाटर बनाना ये इतनी हेल्प तो मैं कर ही सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे जो ईडन वो वाटर पीता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज महसूस करता है और वो पूछता है कि सर मैजिक स्वॉर्ड्समैन आखिरकार आपने ये आइस वाटर कैसे क्रिएट वो किया है? तो मुडो को पूछता है कि आखिरकार तुमने ये बात मुझसे क्यों पूछी, क्या कुछ गलत है? लेकिन ईडन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है ये आइस तो एकदम परफेक्टली परफेक्ट है, मैंने इस कॉन्टिनेंट की सभी प्रकार की आइस को ट्राई वो किया है, मैंने इस प्रकार का आइस का टेस्ट
आज तक कभी महसूस है वो नहीं किया। और वाक़ई में ये तो किसी अनदर लेवल के ऊपर ही है। अगर मैं सिंपली कहूँ तो ये एकदम प्योर आइस है और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी है। ये सुनने के बाद में जो मुड़ो वो बोलता है इसमें क्या स्पेशल है? मैंने तो सिर्फ़ वाटर को आइस के अंदर फ्रीज़ किया है। आखिरकार इस प्रोसेस को सभी लोग सेम प्रक्रिया द्वारा करते हैं। इसमें टेस्ट में डिफ़रेंट है वो कैसे आ सकता है? तो जो ईडेन है वो एक्सप्लेन करते हुए बताता है, जब भी किसी मैजिशियन को आइस को क्रिएट करना होता है तो वो अपने माना एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए जो पानी है उसे डायरेक्टली फ्रीज है वो कर देता है, या फिर जो हवा के अंदर मॉइस्चराइज़र होता है उसका यूज़ करते हुए वो पानी को आइस के अंदर कन्वर्ट है वो कर देता है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर उसके माना की जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो भी उस आइस के अंदर मिल जाती है, जिससे कि उस आइस का टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। और वैसे भी जितने भी मैजिशियन होते हैं या मेज होते हैं उन सभी का जो माना होता है उनका सिग्नेचर यूनिक होता है, जिससे कि सभी की जो आइस होती है उसका टेस्ट भी चेंज है वो हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा रेयर और मुश्किल है किसी भी बंदे द्वारा एक प्योर आइस को क्रिएट कर पाना। लेकिन जैसा कि मैं टेस्ट कर पा रहा हूँ, आपके द्वारा क्रिएट की गई ये आइस उसका टेस्ट वाक़ई में लाजवाब है। तो मोडोको बोलता है, अच्छा अब मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारा इस प्रकार का रिएक्ट और इन सभी लोगों ने इस प्रकार का रिएक्ट है वो क्यों किया था। और मोडोको मन के अंदर सोचता है, मुझे नहीं पता था यार ये छोटा सा काम इन सभी लोगों को इतना ज़्यादा खुश है वो कर देगा। पता नहीं इस कॉन्टिनेंट के अंदर क्या चल रहा है, इन लोगों को ये छोटी सी स्किल भी है वो नहीं आती। तो जो मोडोको है वो बोलता है, वैसे मेरा आज अच्छा मूड है, चलो मैं तुम्हारी और ही बोतलों को ठंडा है वो कर देता हूँ। तभी जो ईडेन है वो बोलता है, सर मैजिक सोर्समैन, मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है कुछ दिनों बाद में सिटी के अंदर। हम देखते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रस लगा होता है। जो यहाँ पे रोले मर्चेंट एसोसिएशन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम का ओवरलोड हो चुका होता है और अफरा तफरी मची हुई होती है। और अंदर की ओर हम देखते हैं मुडो को, वो अपनी आइस एबिलिटी का यूज़ करते हुए पानी की बाल्टियों के अंदर जितना भी पानी होता है उन्हें आइस क्यूब के अंदर चेंज वो कर रहा होता है। इसे देख करके सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है वो हो जाते हैं। लेकिन जो मुडोक है वो हमें फ्लैशबैक के अंदर बताता है कि आखिर हुआ क्या। उस दिन यहाँ पे जो ईडेन है उसने ये ऑफर रखा था कि आप आइस बनाएंगे और मैं उसे सेल करूंगा, जिससे कि मैं अपने रोले मर्चेंट एसोसिएशन को फिर से रिवाइव वो कर सकूं। अब ये सुनने के बाद में जो मुडोक है वो सोचता है इस बात के अंदर कोई भी सरप्राइज नहीं, ये बंदा बार बार आइस के ऊपर इतनी डिटेल में बात है वो क्यों कर रहा था। इसे पता है कि एक जो मेज है उसे हायर करना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल होगा, इसके पक्का कोई हिडन एजेंडा होगा। और मैं समझ गया इसका एजेंडा यही है कि ये मेरे द्वारा आइस है वो क्रिएट कराना चाहता है और अपने मर्चेंट एसोसिएशन को फिर से रिवाइव कराना चाहता है। और ईडेन उसे बताता है कि जो 4 सर्किल मेज होते हैं वही सिर्फ आइस को क्रिएट कर सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट भी होते हैं। और आइस को बनाने के बाद में वो जो रईस लोग होते हैं सिर्फ उन्हें बेचते हैं। तो हम आपके द्वारा बनाई गई आइस को जो नॉर्मल लोग हो गए उन्हें बेचेंगे। तो ये सारी बातें सुनने के बाद में मुडोक सोचता है, वैसे भी इस बंदे की मुझे कोई इल इंटेंशन है वो लगी नहीं है, तो मुझे लगता है कि अपनी मर्चेंट एसोसिएशन को रिवाइव करने के लिए मैं इसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन यार ये बहुत बड़ा झुंझलाहट वाला काम है, मैं इस काम को कभी भी फ्री के अंदर नहीं करने वाला। चलो इस बारे में नेगोशिएशन है वो करते हैं। तो जो मुडोक है वो बोलता है कि मैं इस बिज़नेस का 70/30% यानी 70% मैं रखूँगा और 30% तुम्हें दूंगा। ये सुनकर के जो ईडेन है वो मन के अंदर सोचता है, इस बंदे ने जो मेरे को ऑफ़र दिया है वो वाकई में लाजवाब है, ये कोई बेकार ऑफ़र नहीं है। लेकिन यार मैं ऐसे ही है ना बैक डाउन है वो नहीं हो सकता, मुझे कम से कम एक बार नेगोशिएशन करने की कोशिश तो है वो करनी चाहिए, क्या पता मेरी जो पार्टनरशिप है वो बढ़ जाए। तो जो ईडेन है वो बोलता है, सिर्फ आइस को सेल करना सिर्फ इतना ही काम नहीं होता, मुझे उसके लिए ना कैरेज चाहिए होगी ताकि मैं माल को यहाँ से वहाँ पर ले जा सकूँ, मुझे वर्कर्स चाहिए होंगे, मुझे कुछ मेजेस को भी हायर वो करना होगा जो कि उस आइस को मेल्ट होने से रोक सकें। तो इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा ही जो मगजमारी है, तो मुझे नहीं लगता 30% में ये सारा काम है वो हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको फिर से विचार करना चाहिए और हमारी डील को थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। तो जो मुडोक होता है बड़े इजीली बोल देता है, ठीक है 60/40, 60% मेरा और 40% तुम्हारा। ये सुनकर के तो यहाँ पे ईडन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी वाकई में 10% उसका जो शेयर है वो बढ़ जाएगा सिर्फ एक बार नेगोशिएशन करने पे। तो ईडन अपने पास एक कॉन्ट्रैक्ट है वो निकाल लेता है, बोलता है कि ठीक है चलो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को साइन है वो कर लेते हैं। और हमारा जो सीन है वो वापस से आता है प्रेजेंट टाइम के अंदर। और मुडोक सोचता है कि उस समय में इस बात पे इसलिए एग्री वो हो गया था क्योंकि मुझे इस पैलेस के बारे में जानना था, तो मैं यहाँ पे रुक करके थोड़े पैसे भी कमा पाऊँगा और यहाँ की नॉलेज भी प्राप्त कर लूँगा। लेकिन जो बिज़नेस है वो तो एकदम बूम हो गया, काफ़ी तेज़ रफ्तार से ग्रो है वो करने लगा। तभी मिलते हैं अचानक से वहाँ पे भागते हुए जो चार्लेस है वो आता है और वो बोलता है, सर ईडेन बाहर क्यों आइए, बाहर एक है ना समस्या पैदा हो चुकी है। तो ये सुनने के बाद जो मुडोक है वो सोचता है, यार ये प्रॉब्लम ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई।
तो जो मूडोक और ईडेन दोनों ही बाहर जाके देखते हैं, तो हम देखते हैं बाहर की ओर काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ है वो इकट्ठा हो चुकी होती है और अलग-अलग सिटी से लोग यहाँ पे आइस कैंडी, आइस लेने के लिए आए होते हैं और उन्हें डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें फटाफट से आइस सेल करो। हम छोटे व्यापारी हैं तो क्या हुआ, हमें भी आइस चाहिए। एक बंदा बोलता है कि मैं इस सिटी से हूँ, दूसरा बंदा बोलता है मैं इस सिटी से हूँ। मतलब सब हो हल्ला मचा रहे होते हैं ताकि उन्हें भी आइस है वो मिल सके। तो जो ईडेन है उन्हें शांत करते हुए बोलता है, तुम सभी लोग शांत हो जाओ और एक लाइन के अंदर आओ, फिर हम प्रॉपर बिजनेस की बातें वो कर सकते हैं। लेकिन जो सभी लोग होते हैं उन्हें इस बात की जल्दी होती है कि उन्हें पहले आइस है वो मिल जाए ताकि कहीं आइस है वो ख़त्म है वो ना हो जाए। इस कारण कोई भी यहाँ पे ईडेन की बातें वो नहीं सुन रहा होता। तभी यहाँ पे जो मूडोक है अपनी एनर्जी का यूज़ करते हुए, साउंड वेव का यूज़ करते हुए सभी के माइंड में बोलता है, एवरीवन शांत हो जाओ। और फिर वो आगे आते हुए बोलता है, कोई भी स्टोर के अंदर शोरगुल है वो नहीं चलेगा। अगर मैंने फिर से शोरगुल है वो सुना तो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के तुम सभी को यहाँ से किक आउट है वो कर दिया जाएगा। तो आगे से केयरफुल रहना। ये सुनने के बाद में वो सभी लोग एग्री हो जाते हैं शांत रहने के लिए। और यहाँ पे जो ईडन है वो बताता है कि हमारी जो मर्चेंट एसोसिएशन है वो अभी आइस को बल्क के अंदर बेच रही है, वो स्मॉल अमाउंट के अंदर अभी नहीं बेचेगी, हो सकता है फ्यूचर के अंदर बेचे। तो यहाँ पे वही लोग रुके जो कि बल्क के अंदर माल को बाय वो कर सकते हैं। तो सभी लोग आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि हम लोग इतनी दूर से आए हैं और हमें थोड़ी मात्रा के अंदर आइस चाहिए, तो आखिर छोटे व्यापारियों के बारे में क्या, तुम्हें हमें थोड़ी मात्रा के अंदर तो सेल वो करना ही चाहिए। लेकिन हम देखते हैं पीछे की ओर से जो मोडोक होता है अपनी आइस एनर्जी को, पावर को रिजर्व करने लगता है। ये देख कर वो सभी लोग डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि उनकी दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली। तो वो लोग जाते हुए सोचते हैं कि हमारी ये जो ट्रिप है इस प्रकार से वेस्ट है वो चली गई। एक बंदा बोलता है, यार मैं काफ़ी दूर से यहाँ पे आया था लेकिन लगता है हमें खाली हाथ ही लौटना है वो पड़ेगा। और जो मुडोक है वो भी उन सभी को बाय वो कर देता है। और जो ईडेन है वो बोलता है, जो भी बचे हुए लोग हैं वो एक लाइन के अंदर आ जाएं। तो हम देखते हैं वहाँ पे 3 बंदे बचते हैं, जिनमें से एक बंदा होता है मर्चेंट एसोसिएशन का, एक बंदा होता है काउंट फैमिली का और एक बंदा होता है रॉयल फैमिली का। अब इन 3 बंदों को देख करके जो ईडेन है वो सोचता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था हमारा बिजनेस नोबल फैमिली तक पहुंच जाएगा और इतना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड है वो हो जाएगा। वाकई में मैंने ये तो सोचा था कि इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा पैसे वो कमाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं इतना ज़्यादा लकी वो निकलूंगा। ये सारा का सारा सर मैजिक सोर्समैन के कारण ही हो पा रहा है। अगर इनकी हेल्प ना हुई होती तो अब तक मेरा जो रोले मर्चेंट एसोसिएशन है इतनी जल्दी रिवाइव नहीं हो पाता। वाकई में इन्होंने हमें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रदान वो करी है। फिर जो ईडेन है वो मूडो को बोलता है, सर मैजिक सोर्समैन अब मैं यहाँ से बाकी का हैंडल है वो कर लूँगा, आप जाकर के रेस्ट है वो कर सकते हैं। तो जो मूडो होता है वो भी बोलता है कि ठीक है, अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फिर से बुला लेना। लेकिन यहाँ पे जो ईडेन है वो मन में सोचता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ सर मैजिक सोर्समैन, मेरे मर्चेंट एसोसिएशन को रिवाइव करने के पीछे मेरा खुद का एक मोटिव है। एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स और सिबलिंग के साथ हुए अनजस्टिस का बदला है वो लेना चाहता हूँ। मैं अपने मर्चेंट एसोसिएशन को फुल्ली रिवाइव वो करूँगा और फिर जा करके मेरे मर्चेंट एसोसिएशन के द्वारा मैं ड्यूक एग्री से रिवेंज वो लूँगा। उन्हीं के कारण अकाक्सा मर्चेंट एसोसिएशन ने हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय वो कर दिया। जब तक मैं उन सभी से बदला है वो ना ले लूँ तब तक मैं गिव अप वो नहीं कर सकता। और मैं उम्मीद करता हूँ सर मैजिक सोर्समैन आप तब तक के लिए मेरे साथ कोऑपरेट वो करेंगे, और एक बार जब मैं अपने मिशन के अंदर सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली इस चीज़ के लिए आपको रीपेमेंट है वो करूंगा। और इधर हम देखते हैं मुडो को, वो सोचता है कि यार आज का दिन तो बड़ा ही ज़्यादा थका देने वाला था। जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है और जो पैसे हैं वो भी काफ़ी अच्छे से कमा रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि अब मुझे जो यूइन है उसके बारे में पता लगाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठा करनी चाहिए। तभी उसकी डोर के ऊपर नॉक होती है। तो यहाँ पे जो मुडो को पूछता है कि आखिरकार कौन है, और तभी उसे याद आता है ये तो उसके स्नैक खाने का टाइम वो हो चुका है। तो वो अंदर की ओर बुला लेता है। तो हम देखते हैं फाइनली उसके सामने सेविना आती है आइसक्रीम लेते हुए, और हमें बताया जाता है जो ये आइसक्रीम है ये अभी रोले मर्चेंट एसोसिएशन का सबसे हॉट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा बल्क मात्रा के अंदर बिक रही है। और जो सवीना है उसने एक्सीडेंटली इसके अंदर आइस, फ्रूट और पता नहीं क्या क्या डाल करके इस रेसिपी खोज वो कर ली थी और ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और यहाँ मुडोक भी उसका शुक्रिया अदा करता है उसे ये ला करके देने के लिए। लेकिन जो यहाँ पे सवीना है वो बोलती है कि ठीक है आप इसे आराम से इंजॉय वो कीजिए। और वो वहाँ पे आइसक्रीम का एक चम्मच लेते हुए सोचता है कि मेरे को भी ये जो आइसक्रीम है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी वो लगती है, ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी, स्वीट
और मिक्स फ्लेवर की है। मैं इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता कि इस प्रकार की कोई चीज़ जो सेंटर पैलेस के अंदर नहीं मिलती, इस वर्ल्ड के अंदर क्रिएट है वो हो पाएगी। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो आइसक्रीम है इतनी ज़्यादा पॉपुलर है वो क्यों होती है, क्योंकि ये जब मेरे को ही पसंद है तो बाकी लोगों को तो पसंद आनी ही थी। तभी वो रियलाइज़ करता है, अरे यार! ये आइसक्रीम तो इतनी जल्दी फिनिश ही हो गई। मतलब वो बातें करते-करते पूरी आइसक्रीम को ही साफ़ कर देता है, ये इतनी ज़्यादा अच्छी उसे लगती है। अब वो किसी और को नहीं बोलता है, क्योंकि मर्चेंट एसोसिएशन के अंदर अभी बहुत ज़्यादा रश होता है, तो सभी लोग अपना-अपना काम कर रहे होते हैं, तो सोचता है कि जाकर के मैं ही और आइसक्रीम लेकर के आ जाता हूँ। लेकिन इधर हम सवीना को देखते हैं, वो अभी स्ट्रगल कर रही होती है और वो बोलती है कि मैंने आप लोगों को पहले बोल दिया ना, इस प्रकार से आप लाइन को तोड़ करके आगे वो नहीं आ सकते। और हम देखते हैं एक बदतमीज़ बंदा वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस प्रकार से बात करने की? तुम्हें पता है कि तुम मुझ जैसे नोबल को कभी भी ऑर्डर है वो नहीं दे सकती। और मुडोक भी ये सारा नज़ारा देख रहा होता है और सोचता है कि यार 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 ये प्रॉब्लम पैदा करने वाले ये लड़के है तो है कौन। और हम देखते हैं कि वहाँ पे 3 नोबल पर्सन होते हैं, जिनमें से एक और बंदा बोलता है, हे मिस, तुम्हें पता है हम काफ़ी दूर से आए हैं और तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे साथ इस प्रकार से बात वो कर सकती हो? हमने तुम्हारी आइसक्रीम के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है और उसी को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। रूमर के अकॉर्डिंग जितनी अच्छी वो आइसक्रीम है उतनी हो तब तो ठीक है, अगर वो उतनी टेस्टी नहीं हुई तो तुम प्रिपेयर हो जाना सज़ा पाने के लिए। लेकिन तभी जो सेविना होती है वो हिम्मत दिखाते हुए बोलती है कि हमारा जो मर्चेंट एसोसिएशन है वो रूल के अकॉर्डिंग चलता है और उन लोगों को यहाँ पे आइसक्रीम है वो नहीं बेची जाती जो कि लाइन तोड़ करके आगे वो आते हैं। अब ये बात सुन करके उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ये कहना चाहते हो कि हम जैसे जो नोबल्स हैं वो कॉमनर के साथ लाइन के अंदर लगे हैं? तुम ये कहना चाहती हो कि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं और हम जैसे जो नोबल है वो इक्वल चीज़ के अंदर हैं, हम लोग इक्वल हैं और हम उन्हीं के साथ लाइन के अंदर लगे हैं? या तो तुम्हें हमारे लिए अलग लाइन है वो बनानी चाहिए थी। लगता है तुम्हारी यहाँ पे मरने की इच्छा है। अब इन सभी का एरोगेंटली बिहेवियर पीछे खड़ा मुडोक भी देख रहा होता है, लेकिन जो यहाँ पे सेविना है वो बिल्कुल भी पीछे वो नहीं हटती है और वो बोलती है, मुझे माफ़ कर देना, हमारा मर्चेंट एसोसिएशन किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। आप चाहे नोबल हो चाहे कॉमनर हो, आपको लाइन के अंदर ही आना होगा, वरना आपको आइसक्रीम सर्व वो नहीं की जाएगी। अब भाई वो बंदा एक ही बात बार-बार बोलता है, तुम्हें पता नहीं लगता है तुम बेरी हो, हम नोबल है नोबल, क्या तुम्हें ये बात समझ में वो नहीं आ रही? लेकिन जो सेविना है वो मन के अंदर सोचती है कि अगर यहाँ पे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो मुझे पक्का पता है सर जो मैजिक स्वॉर्डमैन है वो बड़ी आराम से मुझे बचा लेंगे और इस मामले को हैंडल कर लेंगे। तो सेविना बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोलती है कि मैं बेरी नहीं हूँ, आप मेरे पे ना ये झूठा दबाव लगाना बंद कर दीजिए, मैं बस जो रूल्स हैं उन्हीं को बता रही हूँ। अब ये वाकई में चीज़ उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है, तो वो बंदा अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है, लगता है कि तुम मेरे हाथ से मरना है वो चाहती हो। लेकिन सेविना के एटीट्यूड के अंदर कोई भी चेंज है वो नहीं आता। तभी हम देखते हैं एक और उनका जो बंदा है वो बोलता है, सैम यहीं पे रुक जाओ, तुम्हें आगे इस प्रकार से एक्ट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें नहीं पता है कि तुम इन छोटे कॉमनर के सामने हमारी जो डिग्निटी है उसे डाउन वो कर रहे हो स्वॉर्ड निकाल करके। इन तुच्छ से लोगों के सामने हम अपनी स्वॉर्ड निकाल रहे हैं, तो हमें अपनी डिग्निटी को बनाए रखना होगा। और हम देखते हैं कि वो बंदा अपना ऑरा रिलीज करते हुए आगे आता है और बोलता है कि हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए आए हैं। और उसकी आंखों के अंदर एक कोल्डनेस होती है जो कि सभी लोगों को डराने और फियर के अंदर डालने के लिए काफ़ी है। और इसे देख कर के जो सवीना ये सोचती है कि इसकी आंखों को देख करके ऐसा लग रहा है कि मेरा जो दिल है वही फट जाएगा। और वो बंदा फिर से बोलता है कि मैं दोबारा से नहीं बोलूँगा, जल्दी से मुझे एक आइसक्रीम ला करके दो। और यहाँ पे जो सवीना होती है वो पूरी तरह से थर-थर काँपने लगती है। उसे लगता है कि यहाँ पे उस बंदे के सामने वो एक छोटी सी कीड़ी है। तो सेविना डरते हुए बोलती है कि मैं अभी लाती हूँ। तभी पीछे की ओर से हम देखते हैं जो ईडन है वो आता है और वो बोलता है कि वहीं पे रुक जाओ, वहाँ पे क्या चल रहा है। जो हमारा मर्चेंट एसोसिएशन है वो इस प्रकार को कभी भी आइसक्रीम सेल वो नहीं करेगा जो लाइन है वो कट करते हैं। सेविना आखिर तुम इसे आइसक्रीम देने की हिम्मत है वो कैसे कर सकती हो, क्या तुम भूल गई? तो सेविना अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। अब यहाँ पे दूर से मुडोक भी सारा नज़ारा देख रहा होता है, लेकिन उसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है। वो सोचता है कि आखिर इस प्रकार का रिएक्शन ईडन क्यों दे रहा है, क्या ये किसी प्रकार की नफ़रत उस व्यक्ति के प्रति रखता है क्या? वरना ये पर्सनली इसे बारह नहीं कोई भी आ सकता है, वो नहीं थी। यहाँ पे जो ईडन है वो बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अब मैं इस चीज़ को और ज़्यादा टॉलरेट है वो नहीं कर सकता। जो मर्चेंट एसोसिएशन के जो रूल होते हैं वही सर्वोपरि हैं। अब ये सुन कर के उन सभी बंदों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है वो आने लगता है कि ये बंदा कितना ज़्यादा ही बेकार है। आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई हम जैसे नोबल्स की इंसल्ट करने की।
तभी जो ईडेन है वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को आइसक्रीम इसलिए नहीं सेल कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों ने लाइन तोड़ी, इसके पीछे और रीज़न है। अब ये सुनकर वो तीनों ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि जिसके कारण ये हमें आइसक्रीम नहीं दे रहा। तो उनमें से एक जो बंदा होता है पूछता है आखिर क्या रीज़न है हमें आइसक्रीम न देने का। जो ईडेन है वो बोलता है कि तुम्हें ये बात जा कर के अपने बाप ड्यूक इग्रिस से पूछनी चाहिए। ये सुनकर के जो जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो ड्यूक इग्रिस है वो काफ़ी खतरनाक पर्सन है। और ये सुनकर के वो लड़का बोलता है आखिरकार तुम मेरे फादर को वो कैसे जानते हो। और वो बोलता है कि रुको एक सेकेंड, ये जो चेहरा है ये तो कुछ फेमिलियर सा लगता है। और वो रियलाइज़ कर लेता है कि अब मैं समझ गया ये तो वही आंखें हैं, अब सारी सिचुएशन मेरे सामने आ चुकी है। और वो काफ़ी डेडली लुक के साथ बोलता है तुम तो वही नहीं हो क्या जो ट्रोले मर्चेंट एसोसिएशन के अंदर बच गए थे। अब इस प्रकार की क्रीपी और खतरनाक स्माइल को देख करके उसके जो फ्रेंड है वो समझ जाते हैं। जब भी जो जस्टिन है इस प्रकार की स्माइल को हंसता है तब वो बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर होता है, ये बंदा तो आज गया। और हम देखते हैं जो जस्टिन होता है अपनी सोड को निकालते हुए बोलता है कि नोबल की इंसल्ट करने के जुर्म में तुम्हें इसके बदले अपनी लाइफ को देना है वो होगा। और अपनी सोड को निकालते हुए वो सामने की ओर इसके ऊपर अपनी सोड के द्वारा अटैक वो कर देता है। और इग्री सोचता है कि मैं अपनी फैमिली का रिवेंज वो नहीं ले पाया और इस प्रकार की फ्रस्ट्रेटिंग मौत है वो मरने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं एन मौके पर मुडोक आकर के उस अटैक को अपने खाली हाथों से ही ब्लॉक वो कर लेता है और अपने हाथ का एक छोटा सा स्विंग देता है जिससे कि यहाँ पे जो जस्टिन है वो पीछे की ओर चला जाता है। और वो पूछता है कि तुम बास्टर्ड आखिरकार अब तुम कौन हो, क्या तुम भी इस बंदे के साथ मरना चाहते हो। और इधर मुड़ोगा वो सोचता है अरे यार मैं तो एक और आइसक्रीम वो लेने के लिए आ गया था। जब हमने इन लोगों को सिंपली वे के अंदर बोल दिया कि जो बंदे लाइन को कट करते हैं हम उन्हें आइसक्रीम सेल नहीं करते, लेकिन ये बंदा तो इतना ज़्यादा एरोगेंट है, इतनी छोटी सी बात के ऊपर ये तो लोगों को मारने के ऊपर तुल गया। इसने तो वाकई में हर प्रकार की सीमाओं को तोड़ दिया है। तभी मुड़ोग यहाँ पे जस्टिन को बोलता है हे यंग वन, तुम्हारे पास कोई भी मैनर्स है वो नहीं है। तो जो जस्टिन है वो अपना पोस्टर है वो बनाए रहता है और बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब। तो मुड़ोगा वो बोलता है मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा करके तुम्हें मैनर से वो सिखाता हूँ। अब ये चीज़ काफ़ी होती है जस्टिन को और भी ज़्यादा गुस्सा करने के लिए। तो वो अपनी पावर को अनलिस्ट करते हुए बोलता है हे बास्टर्ड, तुमने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया ये बोल करके। और वो अपनी सोर्ड के अंदर माना को इम्प्लांट है वो करने लगता है और अपनी स्पीड और ओरा को रिलीज करते हुए आगे की ओर मुडो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। और ये अटैक इतना ज़्यादा डेडली होता है कि अगर किसी नॉर्मल पर्सन को ये लग जाए तो वो ऑन द स्पॉट ही दो टुकड़ों के अंदर कट जाए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जो मुडोक होता है उसके सभी अटैक को एक लास्ट सेकंड के ऊपर डोजो करता है। और यहाँ पे जो मुडोक है उसे बच्चों का खेल लग रहा होता है तो वो हर अटैक को डोज कर रहा होता है, कोई भी काउंटर अटैक है वो नहीं करता। और वो बोलता है कि अरे मैं तो डर गया यार, तेरे अटैक तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वाकई में तुम्हारे अंदर कुछ तो टैलेंट है, कुछ ये बात तो मेरे को कहनी पड़ेगी, मुझे तुम्हारी टैलेंट से इम्प्रेस तो होना ही पड़ेगा कि इतनी यंग एज के अंदर तुम इतने अच्छे से तलवार को इधर उधर स्विंग है वो कर सकते हो। लेकिन तुम चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर लो तुम्हारी ये जो सोड है मुझ तक है वो नहीं पहुंच पाएगी। जो प्रिंसिपल होता है इस चीज़ का वो ये होना चाहिए कि तुम हमेशा सही हो। अगर तुम सही होगे तो जो रीजन है वही तुम्हें मोटिवेट कर देगा सामने वाले को एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन तुम नोबल लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए भी झूठी बात के ऊपर और झूठी शानो शौकत के ऊपर इस प्रकार का एक्ट है वो कर रहे हो, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। वैसे भी मैं नैरो माइंडेड पर्सन नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें ना तुम्हारे पेरेंट्स की जगह आज मैनर से वो सिखा सकता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद में जो जस्टिन है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे नोबल के साथ इस प्रकार से कैजुअली बात करने की। तो जो मुडोक होता है वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए फिर से बोलता है कि ये चीज़ मैटर वो नहीं करती, लेकिन जो मैनर्स है वो कोई भी सिखा सकता है जो कि तुमसे ज़्यादा स्किलफुल हो। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि सामने वाले बंदे के प्रति कितना कितना रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। और मुडोक मन के अंदर सोचता है कि इस वर्ल्ड में आने के बाद में मैं जो सेंटर प्लेनेट है उसके भी जो रूल्स है वो भूल चुका था कि इस वर्ल्ड के अंदर भी वही रूल है वो चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट होगा वही सबसे ज़्यादा लंबा जिएगा। फिर वो अपनी अंगुली के ऊपर कुछ माना को इकट्ठा करता है और सामने की ओर फॉर्मलेस क्यूआई को रिलीज वो कर देता है। अब वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो जस्टिन है उसके हाथ को पेनिट्रेट करते हुए वो आर पार हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जस्टिन के हाथ में एक होल हो जाता है जिससे वो दर्द के कारण ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। और उसे विश्वास नहीं होता इस बंदे ने उसके ऊपर इस प्रकार का अटैक किया। और उसके अंदर आइसी एनर्जी होती है जिससे कि उसका हाथ है वो भी आइस के अंदर कन्वर्ट है वो होने लगता है। अब इस प्रकार का अटैक देख करके जो ईडेन है वो भी सरप्राइज होता है और वो यहाँ पे पूछने की कोशिश करता है कि ये किस प्रकार का अटैक था।
लेकिन हम देखते हैं कि जो मुडोक है वो आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात होती है, जो जस्टिन के फ्रेंड होते हैं उसे इस प्रकार की समस्या के अंदर छोड़ करके नहीं भागते। वो अभी भी जस्टिन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। उन्हें पता होता है कि वो इस बंदे का सामना वो नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और मुडोक फिर भी आगे की ओर चला जा रहा होता है और वो धीरे धीरे बंदे पीछे की ओर आ जाते हैं। और मुडोक अपने डेडली लुक से यहाँ पे जस्टिन को देखते हुए बोलता है, हे बच्चे, आखिरकार तुम वहीं ज़मीन पे ही क्यों नहीं बैठ रहे थे? तुम वापस उठने की हिम्मत है वो मत करना। लेकिन यहाँ पे जो जस्टिन होता है वो भी किसी जिद्दी वजह से कम नहीं होता और वापस से खड़ा हो जाता है और फिर से वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ये देख करके जो मुडोक है वो सोचता है, वाकई में ये चीज़ तारीफ करने लायक है कि आज यहाँ पे मुझे एक शानदार शो है वो देखने को मिलेगा। और मुडोक फिर से अपने हाथ में जो क्यूआई है वो जनरेट करते हुए बोलता है कि अगर तुम इसी प्रकार से खेलना चाहते हो तो चलो ये ठीक रहेगा। तो हम फिर से अपनी जो क्लास है शुरू करते हैं जहाँ पे हम लोग रुके थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे मुडोक वाकई में बहुत ज़्यादा डेडली वो लग रहा होता है। और हम देखते हैं मुडोक फिर से एक और स्विंग करता है, जिससे कि जो जस्टिन होता है फिर से नीचे की ओर जाकर गिर जाता है। तो सेम जाकर के उसे संभालता है, जस्टिन तुम ठीक तो हो? लेकिन जो जस्टिन होता है उसकी हालत ठीक तो नहीं होती। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी जो क्यूआई होती है उसके हाथ को भी हील है वो कर रही होती है, जो कि प्रॉपरली हील है वो नहीं हुआ होता। और उसके दोस्त यही कह रहे होते हैं कि हमें रुक जाना चाहिए, अभी अभी तुम्हारे हाथ पे चोटें वो लगी है। तो जो जस्टिन होता है वो बोलता है ये चीज़ इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे जो मुडोक है वो सोचता है कि मैं तो फर्स्ट रेट के जो मार्शल आर्टिस्ट है उसकी पावर को यूज़ कर रहा हूँ, लगता है कि मैंने ये भी ज़्यादा कर दिया। मुझे अपनी पावर को संभल के यूज़ है वो करना होगा। मैं जितना सोच रहा था उतना स्ट्रॉन्ग ये बंदा है वो नहीं है, और वैसे मुझे पता भी नहीं है इस वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा कुछ, तो मैं ऐसे ही हर किसी को मार भी वो नहीं सकता। तो सोचता है कि चलो मैं इसे माफ़ कर देता हूँ। ये सोचते हुए वो आगे की ओर बढ़ते हुए बोलता है कि मैं ऐसे रेकलेसली किसी बंदे को नहीं मारना चाहता। तभी जो जस्टिन है वो बोलता है, तुम बास्टर्ड, आखिरकार तुम हो कौन? क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मेरा नाम है जस्टिन वॉन इग्रेस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को टच है वो करने की? अब इस प्रकार की जो टोन है वो सुन करके जो मुडोक होता है उसका मूड फिर से बदलने लगता है कि यार इस बंदे को मैं मार ही डालूं क्या तो ही सही रहेगा, क्योंकि ये अपनी गलतियों से कभी भी वो नहीं सीखने वाला। लेकिन वो फिर से सोचता है, नहीं नहीं यार, मुझे ऐसी हर किसी को नहीं मारना चाहिए। कुछ दिन तो मुझे इस वर्ल्ड के अंदर बिता करके यहाँ के लोगों के बारे में जानना होगा, पता चले आगे चल करके ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो बन जाए। तो हम देखते हैं कि उसके जो दोस्त सेम होता है वो बोलता है, हे तुम बास्टर्ड, हम लोग नोबल्स हैं, क्या तुम नोबल्स के रूल्स है वो नहीं जानते? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो वहीं पे अपने घुटनों में झुक जाओ, वरना जो परिणाम है वो भुगतने के लिए तैयार हो रहना। तो यहाँ पे जो मुडोक है वो सोचता है कि मैं ऐसे अपनी क्यूआई का यूज है इनके ऊपर नहीं कर सकता, वरना ये और भी ज़्यादा चोटिल है या अधमरे वो हो जाएंगे। तो उसे पास ही में एक एक जो टहनी है वो पड़ी हुई दिखाई देती है, तो सोचता है कि हाँ ये परफेक्ट रहेगा। फिर वो यहाँ पे अपनी जो टेलीकिनेसिस पावर है उसका यूज़ करते हुए उस स्टिक को अपने हाथ में बुला लेता है, और इसका यहाँ पे जो लुक है वो बिल्कुल ही डेविल लग रहा होता है। और जस्टिन भी यहाँ पे समझ पा रहा होता है कि ये बंदा भी कुछ ना कुछ करने वाला है। और इसके जो फ्रेंड होते हैं वो थोड़ा सा नर्वस हो रहे होते हैं कि कहीं ये बंदा मैजिक स्वॉर्ड्समैन तो नहीं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मुडोक है अपनी जो उस लकड़ी के अंदर सोड एनर्जी वो डालने लगता है, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बैड सा वो दिख रहा होता है। और ये देख करके जस्टिन भी हैरान होता है कि इस बंदे के पास सोड एनर्जी है वो कैसे है। तो जो मुडोक है वो बोलता है, चलो हमारी जो क्लास है अभी तक स्टार्ट है वो नहीं होती, तो चलो फिर से इसे स्टार्ट है वो करते हैं। तो जस्टिन है वो हैरान होते हुए बोलता है कि मेरे पास मत आना, तुम मेरे पास आने की हिम्मत भी है वो मत करना। लेकिन हम देखते हैं कि जो मुडोक है वो कहाँ रुकने वाला था, और वो अपनी सोड की वजह से उसे कंटिन्यूसली अब पीटने जा रहा होता है। और वो एक्सप्लेन करता है, तुम जैसे जो कचरे हैं उनके ऊपर एक ही चीज़ है वो काम करती है, वो है सिर्फ पिटाई पिटाई पिटाई। और अब वो इस बार वो तीनों ही बंदों को एक साथ पीटना है वो शुरू कर देता है। इतनी देर तक तो वो जस्टिन को पीट रहा था, लेकिन अब तीनों की एक साथ पिटाई है वो स्टार्ट हो जाती है। और हम देखते हैं ये जो पिटाई है सुबह से लेकर के शाम तक और फिर रात तक चलती है। तो रात तक पिटाई होने के बाद में जो जस्टिन होता है वो बोलता है कि मैं गलत था, तुम यहीं पे रुक जाओ प्लीज़, तुम यहीं पे रुक जाओ। और जो सेम होता है वो बोलता है कि हम लोग गलत थे। और जो तीसरा बंदा होता है वो बोलता है कि हमें माफ़ कर दो, हम कभी भी ऐसा है वो नहीं करेंगे। तो जो मुडोक है वो बोलता है कि मैंने प्रॉपर्ली तुम्हारी जो माफ़ीनामा है वो सुना नहीं। ये सुनते ही यहाँ पर जस्टिन को बड़ा ज़्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है, और वो सोचता है कि मैं डेफिनेटली तुझे मार डालूंगा। एक बार मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मैं तुम्हारा जो सर है वो काट करके अपने पैरों के नीचे रो दूंगा। फिर वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मैं गलत था, मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि मैं इस प्रकार की मिस्टेक दोबारा से वो नहीं करूँ। और मुडोक सोचता है कि मुझे पता ही था यार, इस प्रकार के बंदों को किस प्रकार से ट्रीट है वो किया जाता है, बस पिटाई एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे कि ये लोग हील है वो हो सकते हैं। तो जो मुडोक है वो बोलता है कि ठीक है, ध्यान से अपने घर में जाना, आगे से मुझे तुम्हारे बारे में इस प्रकार की शिकायत है वो नहीं आनी चाहिए।
और यहाँ पे जो ईडेन है उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे जो इग्रिस के बेटे के साथ रिवेंज टाइप का कुछ हो चुका होता है। मतलब वो बंदा माफ़ी मांग रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका आधा जो रिवेंज है वो तो ऑलरेडी कंप्लीट है, वो हो चुका है। और इस प्रकार का नज़ारा सिर्फ और सिर्फ जो मैजिक स्वर्ड्समैन सर हैं उनके कारण ही हो पाया है। फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है जो किंगडम के किंग होता है उसके किला की ओर। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ऑफिशियल्स की मीटिंग है वो चल रही होती है, जहाँ पे किंगडम के सारे मेन जो बंदे वो बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो काउंट स्ले होते हैं वो बोलते हैं कुछ दिनों पहले हमें रिपोर्ट है वो मिली है जो सेर्बिया किंगडम है वो अपने एरिया को बढ़ा रहा है। ये सुनकर के जो किंग होते हैं जिनका नाम होता है टॉमली लोवा थर्ड, वो बोलते हैं कि ठीक है हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इसके अंदर डिटेल के अंदर बताओ। तो जो काउंट स्लेव बताने लगता है जो सर्बिया किंगडम है उन्होंने सक्सेसफुली रिक्लेम कर लिया है जो नॉर्थ के साइड के अंदर जो बारबेरियन एरिया था उसको, जिसे ब्लैक स्टोन के नाम से भी जाना है वो चाहता है। इतना ही नहीं, जो हाजेन किंगडम है वो भी ट्राई कर रहे हैं जो सारा डेजर्ट है उसके आगे के एरिया को डेवलप करने के बारे में। ये सुनने के बाद में जो ड्यूक सर्जियो वॉन इग्रिस होते हैं वो बोलते हैं क्या सारा डेजर्ट के आगे आखिरकार वो लोग क्या करना चाह रहे हैं? वो इलाका तो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है और वहाँ पे अलग अलग प्रकार के मॉन्स्टर भी पाए जाते हैं। और हार्जिन किंगडम आखिरकार वो ये क्या करना चाह रहे हैं? मुझे तो कोई भी चीज़ उनकी समझ में वो नहीं आ रही। आखिरकार उनका ये करने का कारण है वो क्या है? तो जो काउंट स्लेव है वो बोलते हैं कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक सूचना मिली है हमें ये सस्पेक्ट है कि जो आयोनोस है वो जाकर के उनसे मिल गया है। ये सुनकर के तो जो किंग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं क्या आयोनोस उस किंगडम के साथ जाकर के मिल गया, ऐसा कैसे हो सकता है? जो काउंट क्रस होते हैं वो भी सरप्राइज हो जाता है, क्या ये वाकई में सच है? तो जो काउंट स्लेव होते हैं वो बोलते हैं ये जहाँ तक मैंने सूचना प्राप्त की है मेरे सोर्स से ये बात एकदम सच है। तभी जो बेरोन एरिस्टा है वो बोलता है कि तुम उसी बंदे की बात कर रहे हो ना, आइनो, जो कि इस कॉन्टिनेंट के 10 बेस्ट सोर्ड मास्टर में से एक है वो आता है। उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि उसे कितनी भी अमाउंट है वो ऑफर कर दो, वो किसी के भी अंडर में वो काम नहीं करता। तो आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो एक फैक्शन को बिलोंग है वो करने लग गया। तभी जो किंग है वो भी काफी ज्यादा नर्वस होते हुए बोलता है आखिरकार ये चल क्या रहा है? जो हाजिन किंग नाम है उन्होंने अपने अंडर में उस बंदे को लिया कैसे? तो एक और बंदा है वो बोलता है कि अगर वो बंदा मनी से कंट्रोल के अंदर नहीं आ सकता तो पक्का वो बंदा किसी के लव के अंदर आ गया होगा, और एक बार बंदा किसी के प्यार में पड़ जाए तो उसके लिए वो कुछ भी वो कर सकता है। तो जो काउंसले होते हैं वो बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, तुम लोग सही सोच रहे हो। ये सुनकर के सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि वो बंदा किसी के प्यार में पड़ गया, आखिरकार वो बंदा है कौन? तो जो किंग होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो किसी नॉर्मल लड़की के प्यार में पड़े। आखिरकार कौन है? क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? तो यहाँ पे जो काउंट स्लेव है वो बताता है कि वो और कोई नहीं, जो हाजेन किंगडम के किंग है लॉयरेड सेकंड, उसकी यंगेस्ट सिस्टर है प्रिंसेस डायना। ये सुनने के बाद में जो किंग है वो बोलता है क्या तुम ये क्या बातें कर रहे हो? उसकी जो यंगेस्ट सिस्टर है उसे उसने काफ़ी ज़्यादा लाड और प्यार से पाल कर बड़ा वो किया है। उसने उसे अपने पास में इस प्रकार से रखा है जैसे कि वो उसका सबसे बड़ा ट्रेजर हो। मुझे पता था वो सिली किंग इसी प्रकार की ट्रिक्स है वो यूज करेगा। अब वो अपने जो ट्रू कलर है वो हमारे सामने दिखा रहा है। तभी जो किंग है वो आगे बोलता है कि अगर ये बात सच है तो जो हाजेन किंगडम है अब उसके पास में 2 सोर्ड मास्टर हो चुके हैं। तो जो काउंसिल है वो बोलते हैं कि हाँ बात तो ऐसी है, और एक और सोर्ड मास्टर उनके पास में आने के बाद में जो उनके पहले वाले राजा थे जिस एरिया को एक्वायर करना चाहते थे वो अब उनके द्वारा करना पॉसिबल हो पा रहा है। और जो किंग होता है वो मन के अंदर सोचता है जो ईस्ट एरिया है उसके अंदर जो हाजेन किंगडम है वो अपने आप की टेरिटरी को एक्सपेंड है वो कर रहा है, और जो दूसरा किंगडम सेर्बिया किंगडम है वो अपने साउथ के एरिया को डेवलप्ड है वो कर रहा है। इसी प्रकार से जो वेस्टर्न सी है वहाँ पे जावा एम्पायर है वो भी अपने एरिया को एक्सपांड कर रहा है। तो आखिर ये सभी लोग अपने अपने एरिया को बढ़ा रहे हैं तो हमें भी कुछ है वो करना चाहिए। तो अपने सभी मेंबरों से पूछता है तो आखिरकार वो सभी लोग इतनी तैयारियां कर रही हैं तो तुम सभी लोग भी अपने अपने जो ओपिनियन है वो रखो कि हमें क्या करना चाहिए। तो जो ड्यूक इग्रिस होता है वो बोलता है मेरे ओपिनियन में हमें भी अपनी जो टेरिटरी है उसे बढ़ाना चाहिए। तभी जो किंग है वो बोलता है लेकिन हमारे आसपास ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जिसके अंदर हम अपने आप को और भी ज्यादा एक्सपेंड वो कर सकें। और किंग फिर नर्वस होते बोलता है कि तुम ये सजेस्ट करना चाह रहे हो कि जो लाजार माउंटेन है नॉर्थ के अंदर हम लोग उस ओर बढ़ें। तो ड्यूक इग्रिस है वो बोलते हैं कि हाँ हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें उस साइड के अंदर ही बढ़ना होगा। और हमें उस एरिया के बारे में बताया जाता है कि नॉर्थ का ये जो एरिया है जो कि हर टाइम बर्फ़ से घिरा रहता है,
आज तक इस एरिया को किसी ने भी है ना सक्सेसफुली जीता है वो नहीं है, और जितने भी लोगों को वहाँ पे भेजा गया है वो सभी लोग यूज़लेस से वो निकले हैं। और वैसे भी वो एरिया चारों ओर बर्फ़ से ढका होने के कारण कोई भी जो रिसोर्सेज़ हैं वहाँ पे किसी भी काम के नहीं हैं। यानी जो भी मैन पावर वहाँ पे लगाई जाएगी वो सारी वैसे भी यूज़लेस है वो निकलेगी, हमें कुछ भी प्राप्त है वो नहीं होगा। और जो किंग है वो सभी लोगों को बोल देता है कि जल्द ही नॉर्थ के अंदर किसी बंदे को इस टेरिटरी इश्यू को सोल्व करने के लिए या बढ़ाने के लिए भेजा जाएगा। और जो किंग है यहाँ पे जो काउंट स्लेव है उन्हें कुछ इशारा वो कर देता है, जिससे कि उन दोनों के बीच में इशारों इशारों के अंदर बातें वो हो जाती है। और फिर जो किंग होते हैं वो अनाउंस कर देते हैं कि जो आज की काउंसिल मीटिंग है यहीं पे ख़त्म है वो की जाती है, हम किसी और दिन इसे आगे है वो एक्सपेंड वो करेंगे। और यहाँ पे जो काउंट इग्रिस है उन्हें कुछ ना कुछ डाउट हो जाते हैं कि जो किंग है यहाँ पे कुछ छुपाने की कोशिश है वो कर रहे हैं। और इधर हम देखते हैं एक जो प्राइवेट रूम होता है उसके अंदर किंग और जो स्लेव है वो दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। और जो किंग होता है वो बोलता है कि काउंट, क्या तुमने कोई हाल फिलहाल में कोई गलती है वो कर दी है क्या? तो स्लेव वो बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी है वो नहीं किया। तो जो किंग होता है वो बोलते हैं तो फिर आखिरकार वो जो ड्यूक इग्रिस है वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव कैसे है, वो फिर से तुम्हें ट्रिक करने की कोशिश वो क्यों कर रहा है? पिछले 10 सालों से जो भी बंदा उसके अगेंस्ट में बोलता है वो उसे नॉर्थ के अंदर भिजवा देता है। तो जो स्लेव है वो बोलता है कि इसके अंदर मैं माफ़ी वो चाहता हूँ। तो जो किंग है वो बोलता है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी अब तुम अकेले ऐसे बंदे रहे हो जिसके ऊपर मैं पूरी तरह ट्रस्ट है वो कर सकता हूँ। चलो इन सभी बातों को छोड़ो, तुम ये बताओ आजकल मैंने ये रूमर सुनी है कि जो किंगडम है उसके अंदर आइस कैंडी या आइस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है वो हो रही है। तो जो स्लेव बोलता है कि हाँ सुना तो मैंने भी है, जो रोलेट मर्चेंट एसोसिएशन है वो आजकल इस प्रकार की आइस कैंडी और आइस से रिलेटेड आइटम बेच रही होती है, लेकिन इनके अंदर आइस जो कैंडी है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और जो रेगुलर आइस है उसके मुकाबले ये जो आइस कैंडी है बहुत ज़्यादा स्वीट होती है और काफ़ी अच्छे पैसे और नाम है वो कमा रही है। तो किंग है वो पूछता है कि आखिरकार ये जो ट्रेडिंग कंपनी है अपनी शॉप को कितना ना लेट तक ओपन है वो रखती है? तो जो स्लेव बोलता है कि मुझे जहाँ तक पता है वो काफ़ी लेट तक अपनी शॉप को खुला है वो रखते हैं। और यहाँ पे जो स्लेव वो समझ जाता है कि किंग उस कैंडी को ट्राई वो करना चाहता है खुद वहाँ पे जा करके। तो स्लेव आगे बताता है कि हम लोग प्लानिंग कर रहे थे सीक्रेटली यहाँ पे ना हमारे किंगडम को विजिट करने की, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो क्या आप हमारे साथ चलना है वो चाहेंगे? तो जो किंग होता है वो भी एक क्रीपी स्माइल हंसते हुए बोलता है कि एग्जैक्टली मैं भी यही चाहता था, वाकई में तुम तो मेरा माइंड है वो रीड है वो कर सकते हो। तो जो स्लेव है वो बोलता है कि मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी जो किंग है उसकी हर डिजायर को पूरा है वो करूं और समझ सकूं। तो किंग है वो बोलता है कि आखिरकार तुम लोग जो सीक्रेट विजिट है उसकी प्लानिंग कब कर रहे हो? फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है मर्चेंट एसोसिएशन की ओर, जहाँ पे हम देखते हैं जो चारों बच्चे होते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें सिखाओ मैजिक। और जो मुडोग है वो बोलता है यार तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? तभी जो सेविना है वो बोलती है कि हम लोग माफ़ी चाहते हैं इस वक्त आने के लिए, हमें पता है कि ये टाइम सही नहीं है, लेकिन हम लोग आपसे मैजिक का वो सीखना है वो चाहते हैं। तभी जो आनिया वो बोलती है सर मैजिक स्वॉर्डमैन, अब आपने देखा हमारी जो यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी है उसके अंदर हमें डेंजर को फेस वो करना पड़ गया, अगर भविष्य के अंदर ऐसा हुआ तो हम अपने दम के ऊपर उस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं और हम इस बात की प्रॉमिस करते हैं कि हम हार्ड ट्रेनिंग करेंगे, कृपया हमें मैजिक को सिखाइए। तो यहाँ पे जो मुडोक है वो बोलता है बच्चों मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मैं कोई मैजिशियन है वो नहीं हूँ, मैं जो यूज करता हूँ वह। उससे पहले ही जो लूफी है वो बोलता है कि हम हाँ आपने पहले ही बताया था कि आप जो मार्शल आर्ट है उसका यूज है वो करते हैं, मुझे अच्छे से याद है। तो जो मुडोक है वो बोलता है कि तुम्हारी जो याददाश्त है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। चलो एनीवे ये देखो ये किसी प्रकार का कोई भी मैजिक है वो नहीं है, बल्कि ये मार्शल आर्ट है और इसे परफेक्ट करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा था और इसे आइस वाइट डिवाइन प्लाम है वो कहा जाता है। इसलिए मैं तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी मैजिक है वो नहीं सिखा सकता, क्योंकि मुझे मैजिक आता ही नहीं है, तो मुझे आता नहीं तो मैं सिखाऊं कैसे? तो जो लियो बोलता है तो फिर हमें मार्शल आर्ट है वो सिखाइए। ये सुनकर के तो मुडोक भी हैरान रह जाता है कि अब वो इस बात का क्या जवाब है वो दे। ये सुनकर के सभी बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं कि ग्रेट है, हम मैजिक नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे मार्शल आर्ट। और सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट है वो करने लगते हैं। और उनकी जो आंखें होती हैं पूरी तरह से है ना मोटिवेशन से भरी होती है कि वो मार्शल आर्ट है वो सीखना चाहते हैं। और उनकी इतनी मोटिवेशन आंखें वो देखने के बाद में वो सोचता है कि ये आंखें मेरे बचपन की खुद की जो आंखें हैं मुझे याद दिलाती है, मैं भी इसी प्रकार से मेरे मास्टर के पास गया था कि प्लीज़ मुझे भी मार्शल आर्ट है वो सिखा दीजिए। और मैं भी उस समय उसी जोश के ऊपर था जिस तरह से ये बच्चे हैं। और वैसे मैं देखूँ तो अभी करंटली जो सिचुएशन है उस समय तो मुझे अर्जेंटली यूएन को ढूंढना चाहिए, ना कि कोई स्टूडेंट बनाना चाहिए। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसिंग
है और ये भी अपनी जो इस एबिलिटी का यूज़ किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहते हैं। और वैसे भी ये इन लोगों ने इस समय अंतराल के अंदर मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प वो की है, वो भी कई तरीकों के अंदर, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, ये मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प वो करते हैं। और वैसे जो हमारे रूल है उसके अकॉर्डिंग मैं सेंट्रल प्लेनेट के अंदर ऐसी किसी को ये जो चीज़ है वो नहीं सिखा सकता, लेकिन ये डिफरेंट वर्ल्ड है तो यहाँ की बात अलग है। तो जो सेविना है वो बोलती है कि मैं आपसे भीख मांगती हूँ, हमें सिखा दीजिए। तो जो मूडो को बोलता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा और तुम लोगों को इसके बारे में कल बताऊंगा कि आखिर मेरा जो आंसर है वो क्या होने वाला है। ये सुनकर के वो सभी बंदे एक्साइटेड हो जाते हैं कि काफ़ी अच्छी बात है, हमें खुशी हुई जान करके कि आप हमें सिखाने के लिए तैयार हो गए। तभी जो लियो है वो इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करता है कि हम इस काइंडनेस को हमेशा याद है वो रखेंगे मरते दम तक। ये सुनकर के मूडोग भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये किस प्रकार के बच्चे हैं, मैंने अभी तक जवाब दिया नहीं, लेकिन इन लोगों ने पहले ही सोच लिया कि मैं इन्हें पक्का सिखाऊंगा। और वो सभी बंदे एक्साइटेड होकर के वहाँ चले जाते हैं कि कल से हम लोग भी मार्शल आर्ट सीखेंगे। और मूडोग यहाँ पे जो मिस्टर अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी बच्चे वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि रात को अच्छी नींद लेना, हम लोग भी चलते हैं। और वो भी सोचता है कि ये जो सिचुएशन है इस प्रकार से कब से चेंज है वो हो गई कि जब मैं इनकी उम्र का था तो पक्का जो मेरे मास्टर है वो भी इसी प्रकार की चीज़ है वो महसूस करते होंगे जिस प्रकार की मैं करता हूँ, मतलब काफ़ी हार्ड टाइम को फेस वो करते होंगे। तभी उसे सामने के जंगल के अंदर से जो स्वॉर्ड फाइट है यानी जो मेटल है वो टकराने की आवाज़ वो आती है और सोचता है कि यार यार बिल्कुल भी मेरे को टाइम है वो नहीं मिलता रेस्ट करने का। और इस जंगल के अंदर हम देखते हैं जो दो ग्रुप होते हैं वो आपस के अंदर फाइट वो कर रहे होते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं किंग और जो काउंट स्लेव उन्हें, और काउंट स्लेव वो सोचता है कि बस मुझे जो रिइंफोर्समेंट है उसके आने तक होल्ड बैक वो करके रखना है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे ऊपर इस प्रकार से अम्बुश हो जाएगा जब हम लोग आइस कैंडी खाने के लिए निकलेंगे। तभी अचानक से काउंट स्लेव के पीछे से एक जो मैजिशियन होता है वो अपनी जो फायर ब्रश टेक्निक होती है उसका यूज करते हुए सामने की ओर अटैक वो कर देता है। अब काउंट स्लेव इसे डोच वो नहीं कर सकता क्योंकि पीछे की ओर किंग खड़े होते हैं, तो वो इसे हेड ऑन हेड डिफेंस है वो करता है जिससे कि वहाँ पे एक मैसिव मात्रा के अंदर ब्लास्ट है वो होता है। ये देख कर के किंग भी थोड़ा परेशान हो जाता है और वो बोलता है काउंट स्लेव क्या तुम ठीक हो। और वो वहाँ पे जाकर के देखता है तो हम देखते हैं जो काउंट स्लेव होता है बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जो किंग है वो बोलता है कि तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। और हम देखते हैं जो काउंट स्लेव का एक हाथ होता है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड वो हो जाता है और वो बोलता है कि मेरे किंग मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पे थोड़ा रूडली बिहेवियर वो करने वाला हूँ क्योंकि ये एक प्रकार की इमरजेंसी है।